Basically, what is the basic difference? वो तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी देखता है। अब थोड़ा लेवल ऊपर हो गया, एम्प्लॉय से जो है ना मैनेजर बन गया। अब अकाउंटिंग जो है ना वो क्लरिकल लेवल की हम नहीं करेंगे। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, कंट्रोल अकाउंट हो गया, ये हमारा काम नहीं है। अब हम करेंगे स्टैंडर्डाइज अकाउंट। मतलब पूरा कोर्स जो है ना वो स्टैंडर्ड्स पे बेस करता है। टोटल 22 स्टैंडर्ड्स, वही तैयारी करनी है। सही है, छोटे बड़े हर तरह के स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग में क्या फायदा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा डिफरेंट है। सिंपल, जो स्टैंडर्ड बन गया, यूके वालों ने बना दिए, हमें ब्लाइंड फॉलो करना है। तो आप जो मुझसे सवाल कर सकते हैं ना हर स्टैंडर्ड का, आपका बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल में से क्या है फला स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि यही अकाउंटिंग है। बेसिक एलिमेंट्स अकाउंटिंग के क्या है, यही पिलर्स हैं अकाउंटिंग के। अब थोड़े से डिफरेंट हो गए बस, सही है, वो स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा बचकाना चीजें खत्म हो जाएंगी और स्टैंडर्डाइज चीजें शुरू हो जाएंगी, बस ये फर्क है। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कितनी दफा भी कि सर ये क्यों एसेट बोल रहे हैं इसको, वाई यू आर रिटन इन द लाइबिलिटी साइड, और ये करंट क्यों नहीं है, नॉन करंट क्यों है, ये शेयर्स का पार्ट क्यों है, ये लोन का पार्ट क्यों है। ये सवाल करें खूब और अपनी चीजों को बेस बनाएं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है, तो एक बात तो ये हो गई कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही घूमना है, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ख्याल ये रखना है इसके अंदर कि हर स्टैंडर्ड की जो ट्रीटमेंट आप सीखेंगे वो सारी दुनिया में ब्लाइंड फॉलो होती है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली समझ में ना भी आए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, याद भी कर सकते हैं। वैसे तो लॉजिकल बात नहीं है कि याद क्यों करें सर, तो लॉजिकली समझेंगे इसको कॉन्सेप्चुअली। देखो पता ना आखिरी रास्ता यही होता है, फिर जब समझ में नहीं आ रहा तो उसके डेबिट और क्रेडिट को याद कर लो। इट्स नॉट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिसके अंदर अलग अलग वेराइटी। मतलब F5 इज अ वेरी डिफरेंट पेपर। अच्छा, पहला पहला किसका पेपर है ये, स्किल्स का? अच्छा, दूसरा है, कौन सा? F9 पहले पहले में क्यों उठा लेना? कैसा पेपर था? अच्छा, चल में F5 के बाद F9 उठाना चाहिए। सही है। और F7 के बाद F8 उठाना चाहिए। और टैक्स एक आइसोलेटेड पेपर है, टैक्स को कभी भी उठा लो, पहले उठा लो। ऑडिट, तो अगर रिपोर्टिंग पता होगी तो उसी का ऑडिट करेगा वो, नया क्या करेगा। तो अच्छी बेस बन जाती है इसके अंदर। फिर FR को ही क्यों फर्स्ट पेपर उठाया, वजह? आसान लगती है, अच्छा। चलो, ये तो एक अच्छा पैरामीटर के आसान लगती है। दूसरा, ACC भी चाहता है कि ना जो ना FR को पहले उठाया जाए, मतलब द बेलफास्ट में। द रीजन बिहाइंड के स्टूडेंट इसमें ना मार्क्स भी गेन करके जरा कॉन्फिडेंस उसका ऊपर जाता है। स्किल्स में अगर पहला पेपर अच्छा हो जाए ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो इसमें बड़े आराम से मार्क्स आ सकते हैं। सही है, मतलब 90s भी कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, देखो अब स्टैंडर्ड से हट के कोई काम ही नहीं करोगे तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं। क्या समझ में आया? मतलब जब मेरे स्टूडेंट में 100 के 100 में 100 आए तो मुझे भी हैरानी हुई थी, साफ सी बात है कि 100 में 100 कैसे आ सकते हैं भाई। तो 4-5 दफा देखा रिजल्ट को, लेकिन 100 में 100 पॉसिबल हैं, ये अंदाजा हो गया स्किल्स के पेपर के अंदर। तो आप भी ला सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, जैसे स्टैंडर्ड चल रहा है ना वैसे चलना होगा। अच्छा, वंस वी क्लोज एन स्टैंडर्ड तो वो हर एंगल से क्लोज हो जाता है। सही है, मतलब कि तैयारी का तरीका ये होता है कि एक स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, उसी वक्त उसके किट के सवाल भी साथ साथ हैंड आउट के साथ साथ करता हूँ, आदत है। फिर आपको जो दूंगा होमवर्क, स्टडी आपके क्विज और थ्योरी पढ़ने का। सही है, अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आप उसको पढ़ के और सॉल्व करके आएंगे, आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। हेलो, बोलो ना। बोलो, कब की स्टार्ट हुई गई, आई हुई नहीं, 11-12 और ये क्लास में बैठे हैं। 2 4 5 8।
11। हम्म। अच्छा जी, कैन वी ऑप्ट फॉर F7 एंड F8 साइमल्टेनियसली? देखिए, ले तो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि ऑडिट बिल्कुल नया नया लगेगा। FR पढ़ने के बाद जब ऑडिट स्टार्ट होगा ना, तो ऐसा लगेगा बातें थोड़ी सी पता है पहले से। क्योंकि ऑडिट किस चीज़ का होता है? जो आपने अकाउंटिंग परफॉर्म की होगी। ऐसे ही है ना। तो स्टूडेंट क्या करता है, जब F7 पढ़ता है तो F7 के बाद AA उठाता है, उसको उसमें बहुत फायदा होता है। पहले उठा सकते हैं, लेकिन फिर वो रट्टा टाइप हो जाएगा। ऐसा होता होगा, सर कहेंगे ऐसा होता होगा, मैं कर लेंगे भी होता होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो पड़ी ही नहीं है। ये एक थोड़ा सा इशू आता है। तो सीक्वेंस बड़ी आसान है, अगर अभी F7 उठा लिया है, तो फिर F6 उठाएं उसके बाद, फिर F5 के लिए शॉर्ट खेलें अगर हो सके तो, या AA निकाल के इसको फारगी करें। लेकिन फिर F5 के बाद F9 उठा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश फ्रेश नॉलेज होती है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ लें उसका भाई है, और लॉ तो आप कभी भी उठा सकते हैं। F7 के बाद तो आप AA उठाएं या टैक्स उठाएं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन फिर F5 के बाद F9 तो उठा लेना चाहिए, ताकि फ्रेश फ्रेश निकल ही जाए एक शॉट। चलिए, इसके अलावा थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं कि पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह से आता है। 3 पोर्शन होते हैं हमारे पेपर में, सेक्शन ABC। सेक्शन A जो है बेसिकली MCQs बेस है। 15 MCQs आएंगे, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ जाएंगे, और 2 मार्क्स ईच। तो 30 मार्क्स तो ये हो गए। फिर इनके कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है, थोड़े लेंदीज हैं, तो उससे वो OTQs बनाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या जिसको हम मल्टीपल टास्क क्वेश्चन कहते हैं। मतलब एक सवाल के अंदर 5 क्वेश्चन। तो एक स्टैंडर्ड से ही बना सकता है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी दे सकता है, मर्जी है उसकी। पूरे कोर्स में से कहीं से भी आ सकता है। 30 नंबर वहां से आते हैं, मतलब 3 सवाल आते हैं 10 मार्क्स ईच के। और ये दोनों मिला के 60 नंबर होते हैं आपके। तो आपके पेपर का पास और फेल ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे हैं। क्योंकि आगे वाले उसके अंदर जो है ना, सेक्शन C में कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है, मतलब टाइपिंग है उसके अंदर। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो आप ऊपर पढ़ेंगे A और B के अंदर, ये यूज होना शुरू हो जाएंगे C में। उसकी नॉलेज C में यूज होगी। तो हमारा पैटर्न ये होता है कि जब हमें कंपनी के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हम पहले कुछ स्टैंडर्ड करते हैं, फिर लैब की क्लास रखते हैं, ताकि उसको जो है ना, वो आपको ACCA की जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उस पर प्रैक्टिस करवाएं। हम एक्सेल पे नहीं करेंगे, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या वर्ड पे नहीं करते प्रैक्टिस। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ACCA आपको एग्जाम में देगा, प्रैक्टिस उस पर करनी चाहिए। इससे 2 फायदे, एक तो आप उसके फेमिलियर होना शुरू होंगे हल्के हल्के, और पेपर से पहले जब आपने 25-30 सवाल उस पर कर लिए होंगे, तो आप जब पेपर में बैठे होंगे ऐसा लगेगा घर में बैठे, क्या करें, टेंशन खत्म। कौन सी चीज़ क्या होती है उसमें, कॉलम और रो के वो ऑप्शंस ही नहीं है, और कट पेस्ट हो सकता है, और छोटे मोटे फॉर्मूले लग जाते हैं उसके ऊपर। तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो MCQs जो हैं, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ निपटा देते हैं। CRQs हर कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि 3-4 स्टैंडर्ड्स के बाद एक क्लास होगी, फिर 2-3 स्टैंडर्ड्स के बाद एक और फिर क्लास लैब की होगी। तो इसका मतलब 9 के बाद तो आप इस काबिल ही हो जाएंगे कि अच्छे खासे 80-90% स्टैंडर्ड आप घर पे रोजाना एक एक कर रहे हैं। तरीका ही होता है। तो 3-4 क्लास में हो गए, 4-5 आपने कर लिया, तब 9-10 की प्रैक्टिस हो गई आपकी, सही। हर हमें 3 तरह के MCQs हैंडल करने होते हैं, CRQ सॉरी। एक कंपनी अकाउंट्स का, एक कंसोलिडेशन का, और एक रेशो। मतलब एग्जामिनर 3 तरह के CRQs में से 2 देता है। अच्छा, उसमें से भी ये हमें पता चल गया कि भाई रेशो लाजमी देता है, और 2 में से चॉइस देता है। मतलब आपकी किस्मत होगी कि कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आपके पास आ गया, या कंसोलिडेशन का। ये जरूरी नहीं कि कौन सा आएगा, लेकिन रेशो तो फिक्स कर दिया उन्होंने। तो पूरी रिपोर्ट में भी उन्होंने अपने सिलेबस में लिख दिया कि कंपनी और कंसोलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर्स। मैंने कहा समझ गया हम, आप क्या करने वाले हैं। तो रेशो का जो है ना, लाजमी क्वेश्चन होता है। और रेशो का क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है, F8 is more related to F3 rather than F7। प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत ऊपर का लेवल का नहीं है AA जो है, लेकिन FR पढ़ने के बाद आपको अच्छा बहुत लगेगा। तो ये फायदा है।
अच्छा जी, इसके अलावा हाँ, CRQ जो है आपका, उसमें दो बड़े सवाल 20 20 मार्क्स, और उसके लिए आपको टाइम स्टिपुलेट करके थोड़ा सा ढंग से जो ना टाइपिंग करनी होती है। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर कंपनी का सवाल आ जाता है तो ऊपर की सारी नॉलेज यूज होगी। आपकी किस्मत है कि कौन सा स्टैंडर्ड उसने पूछ लिया। अच्छी बात यह है सेक्शन सी में कि आपको बताऊंगा कि 40 मार्क्स में से 12 से 15 मार्क्स लाजमी कैसे लेना, मतलब वो आपसे छूटने नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई मेहनत ही नहीं है, मतलब समझ लें कॉपी पेस्ट है, देख के लिखना। तो वो 15 नंबर लेने के बाद 25 आपके एक्सपर्टीज के होंगे। जितना अच्छा आप एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सही है। पेपर का पास करने का इशू नहीं है, पेपर में अच्छे मार्क्स लेना मकसद है असल। और कोई सवाल जहन में आ रहा है? सर ये जो एमटीक्यूज है इसमें सिलेक्टेड नहीं है तो कौन से लेवल से जी, MTQs में कहीं से भी आएगा। CRQ सिलेक्टेड है, उसमें 3 एरियाज उन्होंने कन्फाइन किए, यहीं से आएगा सर। मतलब एक चौथा एरिया था, 1.5 साल पहले वो खत्म कर दिया, कैश फ्लो। कैश फ्लो भी एक अच्छा बड़ा सवाल है, लेकिन वो कैश फ्लो देंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अब कैश फ्लो OTQs में थोड़ा फेवरेट हो जाता है 10 नंबर के सवाल में, और MCQs एक आध बना दिए, 10 12 नंबर पूछ लिए उसके। और कोई चीज? सॉफ्टवेयर का क्या नाम होता है जो जिसके बारे में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ACCA का अपना है, आपके माई ACCA पे अपलोड हुआ हुआ है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको फायदा ये है कि उस पर सेव भी हो जाता है। उसमें बहुत सारी शीट्स अपलोड हुई हुई है, 16 17 के करीब। वो काम करें, सेव कर लें उसको, तो आपके पास आपका प्रैक्टिस बने रहेगा। हम जो क्लास में करते हैं ना, वो स्पेसिमेन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है, उसमें सेव नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, क्या होगा। तो साथ साथ कम से कम यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। और A और B जो है ना, उसको आप अलग अलग सेक्शन ना समझें, स्टूडेंट को समझाता हूँ मैं। ये MCQs ही, इसमें नथिंग वॉज रिटन, सिर्फ लिखना है, सोचना है और टिक लगाना है बस। तो आप समझ लें 60 नंबर के सिर्फ क्या है, MCQs है, ये समझ लें आप। बाकी 40 मार्क्स टाइपिंग है आपकी। और कोई सवाल? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट कन्वर्ट खत्म करने की? 20 मई, 20 मई तक हम वाइंड अप कर देंगे। और 12 15 दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, 15 दिन मिलते हैं आपको प्रैक्टिस। तो उस 15 दिन के अंदर भी क्या होता है, एक हफ्ते के बाद फिर से बुलाते हैं क्यूरी सेक्शन कि कोई भी, या 2 दिन 4 दिन पहले बुला लेते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि जहां जहां पर फंस रहते हैं घर में, वो पूछ लो आप। मतलब वो सेक्शन ऐसा होता है क्यूरी सेक्शन, कि उसमें हम पढ़ते कुछ नहीं है, सिर्फ मसले हल करते हैं। अब उसमें आगे कोई बोलेगा सर मुझे टैक्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो बोलूंगा कि प्रॉब्लम अपने पास संभाल के रखें, ये फ्यूचर में आपके काम आएगी। सही है। इसके स्ट्रीट है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की कोई भी स्टैंड उठा के ले आए कि भाई सर जरा ये पढ़ा दें, तो देखो वो पढ़ाने की क्लास नहीं होती, पढ़ाने की क्लास क्लास में होती। और जब से ये साल के 4 अटेम्प्ट हुए हैं, तो एक ही दफा में पढ़ा सकते हैं, हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते कहीं। सही है। कोर्स काफी जो है लेंदी रखा है इन लोगों ने, और वो भी अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है, मतलब इनकी चाहते हैं कि SBR का पेपर निकल जाए इन लोगों को। वरना यहाँ पे 18 स्टैंड होते थे, तो 4 उठा के यहाँ डाल दी, तो वो हल्का हो गया, 16 हो गया उसमें। तो अब यहाँ के स्टैंडर्ड्स प्लस 16 वहाँ के, पेपर में पूरे ही आते हैं SBR पे। मतलब यहाँ का 25 30% कोर्स तो पूरा रिपीट ही होना है, सबको पता है। बाकी आपको पढ़ना है आगे जाके नए सिलेबस में। और कोई चीज? देखिए अभी फिलहाल तो रमजान है, तो 3 ही होंगी। रमजान के बाद 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, डिपेंड करते हैं। संडेज ऑन होगा। सही है। तो अगर आप एग्री करते हैं कि बाकी वीकडेज में ही हम कर लेंगे सर एकोमोडेट, तो संडे ऑफ कर देंगे, या 3 दिन ये और 1 दिन संडे, ऐसा भी चलता है मॉडल। सही है। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स ज़्यादा नहीं, जो मैं आपको जो है उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ। सही है। फिर आप नेक्स्ट क्लास में वो पूरा देख के आएंगे रिकॉर्डिंग। तो मैं करूँगा क्रॉस क्वेश्चन, MCQs, टेस्टिंग सब होगी उसका। क्योंकि अगर हम सारी क्लासेस में ये सब करेंगे ना, तो हमें कम से कम जो है ना बहुत सारे घंटे चाहिए। और कोर्स ऐसा रखा हुआ है इन्होंने कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है।
तो जो आसान आसान वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग चलेगी, जो मेन हैवी स्टैंडर्ड्स हैं उन क्लास में। सही है। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ी, आपकी स्पीड माशाल्लाह तेज रही, तो मैं दूंगा ही नहीं रिकॉर्डिंग, वो भी क्लास में करेंगे। मतलब पेज देखने की बात होता है कि अगर समझने में मुश्किल हो रही है स्टूडेंट को, तो कुछ स्टैंडर्ड घर के लिए दे दो, आराम से देख ले खुद ही रिकॉर्डिंग, और क्लास में आ जाए। और अगर वैसे ही अच्छी पेज चल रही, सर नहीं नया स्टैंडर्ड आ जाए, समझ में आ गया, किट हो गई, थ्योरी समझ में आ गई, स्टडी हब हो गया, मैंने कहा जबरदस्त चल रहा है बिल्कुल, तो फिर क्लास में ही करेंगे, क्या जरूरत। और कोई सवाल? पेपर में जो आपका जो सिलेबस है ना, वो 5 सेक्शन है, जिसमें से पहला सेक्शन जो टोटल थ्योरी होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, शायद F3 में याद हो थोड़ा बहुत, थ्योरेटिकल था। सही है। इस बार थ्योरेटिकल होगा प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि नए स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए होंगे बहुत सारे। तो क्योंकि ये 10 नंबर जो है ना पेपर के, थ्योरी बेस होते हैं सारे, इसको हम करते हैं एंड में, एंड से थोड़ा सा पहले, क्योंकि इस पे आपके सारे स्टैंडर्ड्स की ग्रिप अगर नहीं हुई ना, तो ये रट्टा बन जाएगा और फायदा भी होना नहीं है इसका। तो ये 10 नंबर समझ लो हमने फॉरवर्ड कर दिए। बचा सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका पास और फेल डिसाइड करेगा कि आप पेपर में पास होने वाले हैं या फेल होने। तो जिसका सेक्शन बी स्ट्रांग होगा ना, वो तो गया सीधा, 80-90 पे जाएगा सीधा। लेकिन अगर ये एरिया वीक रह गया ना, तो फिर कोई कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें देख लो सारे स्टैंडर्ड्स लाइन्स, कुछ नहीं और सिवाय स्टैंडर्ड्स के भरे पड़े। अब कुछ स्टैंडर्ड्स आपको याद होंगे मेरे हिसाब से, जैसे कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का एक स्टैंडर्ड था 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये हमारा सबसे, समझ लो, लेंदी स्टैंडर्ड में से एक लेंदी स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से कोई इस्तेमाल ना होता है। इवन इफ यू हैव अ सर्विस सेक्टर, तब भी आपके पास कुछ तो एसेट होंगे जिसको आपको चलाना होगा, मीन्स डेप्रिसिएशन, खरीदना होगा मीन्स रिकग्निशन, उसके बाद बेचना होगा, डेट्स कॉल्ड डिस्पोजल, या रिप्लेस करना होगा तो एक्सचेंज, और मॉडिफाई करना होगा तो अपग्रेडेशन। सारी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, सही। तो इसको हम जरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं 16, इसमें टाइम लगता है। लेकिन 16 आपके पूरे पेपर के अंदर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है कि 10-12 नंबर तो लेके जाता है। कभी CRQ में बैठा हुआ है, एक आध MCQ डाल दिया, कोई एक आध OTQ में पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएगा। तो इसीलिए इसको तो हम वीक नहीं छोड़ सकते जरा सा भी। प्लस 23 एक स्टैंडर्ड है। इज इट पॉसिबल कि मुझे पहले एसेट बनाना है, बाद में चलाना? आई हैव टू मेक माई हेड ऑफिस और फैक्ट्री और प्लांट, देन वी विल ऑपरेट द फैक्ट्री। तो पहले कंस्ट्रक्शन होगी उसकी। अकाउंटिंग कहता है कंस्ट्रक्शन के दौरान लोन अगर लिया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, तो एक नए स्टैंडर्ड को आपको बीच में लाना पड़ेगा, जस्ट फॉर IS 23, बोरिंग कॉस्ट। सही है। तो किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता है क्या होता है? शायद याद हो थोड़ा बहुत। एक साथ चला रहे एसेट नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स पे होता है, मतलब बेसिकली वो खुद एसेट ही है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी आती हैं, मतलब सबसीक्वेंट भी आता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो बाद में याद आए, और एक आता है इनिशियली याद आ गए कि ये करवा देना चाहिए। इनिशियल का मतलब होता है कि उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसकी इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट और पता नहीं क्या क्या। फिर चलाने के बाद भी ख्याल आता है कि सर ये तो और अच्छा मॉडिफाई हो सकता है, इस पे और खर्चा कर दिया फिर उठा के। ये सारी चीजें 16 में तो वैसे भी होती। लेकिन आपको पता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, और लोन का इंटरेस्ट उसूलन क्या है? ऑब्वियस, सारी दुनिया को पता है, फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट कर रहे हैं और आपने लोन लिया, तो अकाउंटिंग कहता है जब तक कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो जाती, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं करना, उसको एसेट बन। लॉजिक कहाँ से लाए? कह रहे हैं क्योंकि इनिशियल एक्सपेंडिचर है। क्या समझे? मतलब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी वायरिंग क्या है फर्स्ट टाइम? कैपिटल है ना, स्विच लगाना, पेंट करना, फर्स्ट टाइम ना। लेकिन जब वो खराब हो जाएगा, फिर तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो क्या ये इंटरेस्ट उस एसेट का फर्स्ट टाइम है?
सोचो थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑफिस बन रहा है या फैक्ट्री बन रही है हमारी, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसमें हम जो है ना वो बिजनेस करेंगे। तो जब वो बन रही है तो उसको अपने पैसों से बनाते हैं आप, शेयर होल्डर के पैसों से। आपने लोन ले लिया, अकाउंटेंट ने कहा अगर लोन ले लिया आपने तो लोन से जुड़ी हुई सारी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इशूइंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट आएंगी, वो सब आपको क्या करनी पड़ेंगी, कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। तो एक और चीज मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि दुनिया में ना दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ऑप्शनल, एक मैंडेटरी। दोनों में फर्क, फर्स्ट टाइम पेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर देन रेवेन्यू, सही ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं क्लास में देता हूँ, सेल ऑफ नहीं करता मेरे लेक्चर खासतौर। ये क्या चीज? ये टेक्निकल। हाँ वो मैं नहीं करता। तो क्लास में जो आते हैं जो लाइव ऑनलाइन, उनको लेक्चर्स मिल जाते हैं, पोर्टल पे भी लगे। सही है, जैसे जैसे क्लास होती रहेगी। अच्छा, तो एक स्टैंडर्ड ये हो गया। अब ये बताओ कि अगर किसी कंपनी ने कभी जिंदगी में कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया अपने एसेट, सही है, सालों हो गए आप, तो आपको IS-23 पीछे ही नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? ये तो ऐसा स्टैंडर्ड है जो थोड़ी देर के लिए आता है जिंदगी में, 3-4 साल के लिए आएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही ये चला जाएगा। लेकिन एसेट जब तक आपके जिंदगी में है, वो डेप्रिशिएट तो होगा सर, उसको डिस्पोज तो करना ही होगा, एक्सचेंज तो करना ही होगा, मॉडिफाई तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा उसके साथ। तो 16 तो जान नहीं छोड़ता, 23 ऑप्शनल है। और 40 का मतलब है मुझे अपना एसेट खुद नहीं चलाना, मुझे किसी को रेंट पे देना है। तो एक इंटेंशन होती है यूज करने की, तो 16 लग जाएगा। एक होती है इंटेंशन टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट बाय, सर वो पड़ा रहेगा, अच्छा है, बढ़ती रहेगी वैल्यू, या मैं उसको रेंट पे देके उससे फिलहाल रेंट कमाना चाह रहा हूँ। दोनों सूरतों में IS-40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कंपनी के अंदर नियत पे स्टैंडर्ड बदलता है उनका। वेन योर इंटेंशन गॉट चेंज, स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा। और फिर हमें स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग पढ़नी, कि जैसे ही हम दूसरे स्टैंडर्ड में जम कर गए, स्टार्ट में या बीच में, ऐसे भी कुछ सवाल हैं किट के अंदर, कि अच्छा वाला चला रहे थे, ख्याल आया क्यों ना रेंट पे दे दें अब, तो जम करके किस में चले गए। तो प्रोसीजर सिखाना पड़ेगा मुझे, हाउ टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फ्रॉम 16 to 40। तो इतनी इतनी भी अकाउंटिंग पूछता है एग्जाम। या पहले रेंट पे दी हुई थी, अब दिल चाह रहा है कि खुद ही चला लेते हैं, तो फिर 40 से जम करके 16 में आना चाहोगे, तो देयर इज अ प्रोसीजर टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फ्रॉम 40 to 16, वो भी सीखना होगा। तो हम पहले इंडिविजुअल स्टैंडर्ड सिखाते हैं, बाद में कन्वर्जन भी सिखा देते हैं किस तरह से होता है। फिर 38 पता है थोड़ा बहुत, इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स पता है, नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल, मतलब जो कि नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, सही है, जो नजर नहीं आते लेकिन होते हैं। पेटेंट्स वाला वगैरह, गुडविल, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, पता नहीं क्या क्या होता है भरा भरा इसमें। तो इसमें दो एरियाज हैं, एक आसान वाला, एक थोड़ा सा टफ वाला जो फेवरेट है। एक इंटेंजिबल खरीद लो, वो आसान है, किसी का नाम खरीद लो, किसी का लाइसेंस ले लो, इसकी अकाउंटिंग क्या है, आसान। एक होता है क्रिएट अ मेडिसिन, क्रिएट अ न्यू मॉडल कार, क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर, ये सोच रहे हैं, बैठ के बना रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग फेवरेट है उसकी। तो क्रिएट एन इंटेंजिबल, इसकी स्टेजेस हैं। टू बाय एन इंटेंजिबल कोई स्टेज नहीं, डायरेक्ट जाओ पैसे दो और खरीद लो। तो इसकी पूरी अकाउंटिंग जो है ना वो IS-38 में फॉलो करती है। तो अब क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड किससे रिलेट करते हैं, एसेट से, एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल, तो ये पूरा बंच जो है ना चार चीजों का, ये एसेट्स में घूम रहा है। अब इसकी सीक्वेंस में तीसरा आ गया, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। देखो, एसेट को चला रहे हो तो डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, एसेट अगर चला रहे हो डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। क्या एसेट डेप्रिशिएट करने के बाद नेटबुक वैल्यू पे आ जाता है, याद है, कैरिंग वैल्यू, साल के आखिर की, फिर बैलेंस शीट में चले जाता है। बैलेंस शीट में जाने से पहले, कैरिंग वैल्यू के बाद, टेस्टिंग करानी, एक्सपर्ट ओपिनियन टेस्टिंग, कि जितने का मैं कह रहा हूँ उतने का है भी या नहीं है। जैसे IS-2 याद हो शायद, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आप कितनी अच्छा बनाओ, साल के आखिर में इवैल्यूएशन में तो जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन रिपोर्ट तो लगनी है उसकी, कि भाई NRV करो उसकी, नेट रिलायजेबल वैल्यू। और अगर उसके हिसाब से मार्केट कहती है नहीं सर आपकी कॉस्ट बहुत अच्छी है,
मतलब रेवेन्यू वाला एसेट आप, फिर तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कह रही नहीं सर इसकी तो वैल्यू अब खत्म हो रही है, ऑब्सोलीट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, एक्स वाई जेड रीजंस, तो फिर रिड्यूस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इन्वेंट्री अगर कम हो गई तो लॉस हो जाएगा। तो अकाउंटिंग कहता है प्रूडेंस का ख्याल का तो जानता हूँ हम आपकी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां जिस स्टैंडर्ड में प्रूडेंस की बात आएगी, फौरन से कहेगा एयर एन के ऊपर इवैल्यूएशन में ले जाओ। अगर यू सी अ लॉस तो रिकॉर्ड दो लॉस ना। याद है, इन्वेंट्री बिकी थोड़ी होती है, इवैल्यूएशन में जाती है। इवैल्यूएशन ने कहा कि भाई अगर बिक गई तो लॉस फ्यूचर में होने वाला है, एक्सपर्ट कह रहा है, तो क्यों ना उस लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एनआरवी टेस्टिंग। इसी तरह से नॉन करंट एसिड को आपने बड़ा अच्छा चलाया बट यू गॉट डैमेज और एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर और अ कॉम्पिटिटर प्रेशर या इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, 25,000 चीजें हैं, उसमें सब बताऊंगा। उसमें एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम होती है, इम्पेयरमेंट से फर्दर कम होती है। डेप्रिसिएशन की वजह होती, चला रहा हूं ना भाई एसेट, इम्पेयरमेंट की वजह अनसर्टेन होती, बिल्कुल ही बेतुकी। मतलब मार्केट में मेरे जैसा एसेट, फर्ज करो चाइना ने, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख और बड़े मजे से उसको 2 साल चला भी लिया, तो अगर मैं 10 साल पे तोड़ूं तो वो 8 लाख की हुई आज। क्या समझे, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो उस पर 8 लाख की हो गई। चाइना ने आज 2 साल के बाद एक ऐसी मशीन लॉन्च कर दी जो आपसे ज्यादा एडवांस है और उसकी प्राइस 5 लाख। अब मेरा एक सवाल है सबसे, मुझसे कौन खरीदेगा? ये 2 साल चली हुई, 8 साल की लाइफ है, उसकी साल की लाइफ भी 10 साल है, लेकिन वो कितने की मिल रही है? 5 लाख की, एडवांस वो इससे ज्यादा है। अब बताइए, मुझे मार्केट एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा भाई इसका क्या करना है। कहेगा भाई इसको फिर इतना कर दो कि जितना नुकसान तुम्हें बर्दाश्त हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो हो सकता है कि वो उसको बोले भाई तुम इसको 3.5 की कर लो, तो नए के मुकाबले में तुम्हारी मशीन फिर भी शायद बिक जाए 3.5 में। कितना बड़ा लॉस हुआ मुझे, 8 से गिरना होगा, 3.5 पे आना होगा, तो 4.5 लाख का स्ट्रेट इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसकी वजह मेरी खुद की गफलत भी हो सकती है, डैमेजेस, मार्केट सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक सवाल तो उसका ये बनता है सिर्फ, कि ये बताइए कि क्या वजह होती है इम्पेयरमेंट की, एमसीक्यू ये भी आ, तो वजहें टिक लगानी होती है, ये वजह हो सकती है उसकी इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, इन्वेंट्री के बारे में कितना पता है? फीफो लीफो पता है कुछ? चाहिए तो IS2 के अंदर फीफो लीफो वगैरह होता है ना। तो अब ये नहीं आएगा बच्चों, टेबल बनाने बैठे हो। अब आएगा एनआरबी, मोस्ट फेवरेट। किट में भी सवाल उसके ही हैं सारे। या एक फिजिकल काउंट, शायद याद हो। फिजिकल काउंट, हम इन्वेंट्री को साल के आखिर में काउंट करवाते हैं ऑडिटर से। ऑडिटर आके एक रिपोर्ट देता है, एक हमारी रिपोर्ट होती है, दोनों को मैच करना होता है। स्टॉक टेकिंग, दोनों को जब मैच किया तो बैलेंस आना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर बैलेंस नहीं आ रहा तो देखेंगे गलती किसकी है। वैसे ऑडिटर की गलती नहीं मानी जाती, बिकॉज वो तो फिजिकली गिन के आए। गलती किसकी मानी जाती है? आपकी ही मानी जाती है। तो फिजिकल काउंट की बातें हैं, थोड़ी बहुत एनआरबी की बातें हैं इसके अंदर। अच्छा, बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल्स की अकाउंटिंग, लिविंग प्लांट्स की अकाउंट। क्या समझो, मतलब एंग्रो क्या है? एंग्रो सुना है? एंग्रो, एंग्रो, एंग्रो फर्टिलाइजर में भी था, बहुत पुराना ही है। एंग्रो फार्मास्यूटिकल, एंग्रो केमिकल्स, एंग्रो फूड्स, इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ऑलपर्स वगैरह आपने सुना होगा, तो वो एंग्रो फूड्स है, जो फूड्स में भी आ गया, सही है। हाँ, ओमोर आइसक्रीम, ऑलपर्स, ये सब उसी के प्रोडक्ट्स हैं सारे। एंग्रो, एंग्रो फूड्स, एंग्रो फूड्स है। एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो केमिकल, ये सब अलग अलग इसकी जो है ना बहुत सारी ब्रांचेस। अब ये बताओ कि ये जो ऑलपर्स है, इसका मिल्क जो है वो तो उसके लिए पूरे पूरे फार्म बनाए होंगे हो सकता है, और उसकी अकाउंटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्म चला रहे हो तो प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप लिस्टेड कंपनी हो, आपके शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, तो क्या उसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए? या कोई बहुत बड़ी फार्मिंग कर रहा है जिसमें बहुत सारे दरख्त हैं, इस तरह की चीजें, तो उसकी अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया है खासतौर पे बायोलॉजिकल एसिड्स, जिसका एक नाम एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर IS-41। इसमें हम लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स के बारे में बात करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसकी क्या चीज होती है पता है?
कौन से प्लांट और कौन से एनिमल क्वालिफाई करते हैं 41? हर प्लांट और हर एनिमल नहीं करता, उसके ऊपर डिबेट चलेगी हमारी। और इसकी अकाउंटिंग मेरे ख्याल से आसान तरीन अकाउंटिंग है इसकी। इसीलिए किट में इसका एक ही सवाल है। थ्योरी इसकी अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल है, डिटेल्ड है। प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल ही बेकार, मतलब ये डिजर्व ही नहीं करता कि इसका 2 नंबर भी सवाल दिए जाए। बच्चा सेकंड्स में करके निकल आएगा बाहर से, इतनी आसान अकाउंटिंग है इसकी। तो थ्योरी पे फोकस करेंगे इसकी, भाई कौन से एसिड को क्वालिफाई करते हैं एज एन बायोलॉजिकल एसिड, कौन से एनिमल्स को या प्लांट्स को हम क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम करते हैं शेयर्स और लोन्स के अकाउंट। दुनिया के सारे लोन्स, जैसे डिबेंचर सुना हो शायद, और प्रेफरेंस शेयर सुना हो, लोन नोट्स, मॉर्गेज, बॉन्ड्स इवन, इसकी अकाउंटिंग हम करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। और दुनिया के सारे शेयर्स की अकाउंटिंग भी जो है ना हर मुल्क की, वो इसी में फॉल करती है। अब शेयर्स इन्वेस्टमेंट की नीयत वाले भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को शेयर से ट्रेडिंग करनी होती है। दोनों में फर्क पता है? ये शेयर्स खरीदना ट्रेडिंग की नीयत से और शेयर्स खरीदना इन्वेस्टमेंट्स की नीयत से, तो दोनों में फर्क है काफी। जो इन्वेस्टमेंट की नीयत वाला होगा वो शेयर्स को ज्यादातर अपने पास ही रखेगा और देखता रहेगा कि क्या हो रहा है। और ट्रेडिंग वाला क्या करेगा? बेसिक पड़ेगी। जैसे ही थोड़ा सा नफा हुआ निकालो, दूसरे उठा लो। उसका काम सुबह से शाम तक बेचारे का यही होता है। तो अकाउंटिंग ने कहा कि अगर इंटेंशन अलग अलग है तो उसकी अकाउंटिंग भी क्या करनी, अलग अलग कर। फिर लोन्स की लाइफ के हिसाब से, लोन के कन्वर्जन ऑप्शन, नॉन कन्वर्जन ऑप्शन के हिसाब से, और लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं, उस पर अकाउंटिंग बदल दी उठा के। फिर शायद फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि 2 तरह के इंटरेस्ट डील होंगे एक लोन। क्या ख्याल है? एक वो जो दोनों पार्टीज के बीच में साइन हुआ, और एक वो जो मार्केट में चल रहा है। सर वो सेम तो होते हैं, हमने तो आज तक नहीं पढ़े दो इंटरेस्ट, लेकिन आज फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे कोर्स में ना, कि एक वो इंटरेस्ट जो साइन हुआ आपस में दो पार्टीज के बीच में, और एक वो इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा, सबको पता है जो। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, फिर अकाउंटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो शेयर्स और लोन्स की अकाउंटिंग कहाँ जाती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। और लीजिंग आजकल का काफी जो है ना वो इन मैटर है, क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि 5 करोड़ का प्लांट है, ये खरीद ले जाके, ताकि आपको खूब नफा हो 10, 15, 20 साल। तो आपने कहा 5 करोड़ तो नहीं है मेरे पास, क्या ख्याल है? तो हमने कहा लीज पे उठा ले। अब यहाँ रेंटल जो है ना उसके अंदर डिबेट है। अगर आप 5, 10 साल के लिए उठाते हैं तो ये लीज रेंट प्लस फाइनेंस होती है, मतलब इंटरेस्ट भी देना होता है। और अगर आप 1 साल के लिए उठाते हैं तो फिर ये सिर्फ रेंट होता है। शायद कि आपको याद हो कि अगर मैं प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा हूँ, या कोई गाड़ी ले रहा हूँ या ऑफिस ले रहा हूँ, तो वो 11 महीने का रेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कुछ याद है किसी को? 11 मंथ्स, 12 क्यों नहीं होता? अगर 12 हो जाएगा ना तो साल हो जाएगा, साल हो जाएगा तो इंटरेस्ट की कहानी शुरू हो जाएगी। तो मैक्स 1 साल रखते हैं, 1 साल से एक दिन भी ऊपर हुआ तो फिर वो लीज हो जाएगी, फाइनेंस लीज। दो लीज पढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज। उन दोनों की अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग बचकाना होती है, थोड़ी सी कम आती है, पूरी कट में एक एक सवाल ही है उसका। फाइनेंस लीज थोड़ी सी अच्छी है और मार्केट में इन भी बहुत है, तो वो सीखनी भी है हमें। और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। अब ये मैं इनको कैसे समझाऊँ, क्योंकि ये एक जुमला कहते हैं। आपने हमसे ऑफिस लिया, बैंक कहता है, या इंश्योरेंस कंपनी कहती है। आपने हमसे गाड़ी ली, घर लिया, या कोई बिल्डिंग ली, तो हमने आपको गाड़ी, बंगला, बिल्डिंग नहीं दी, जबकि दी उन्होंने ही है। कहते हैं हमने आपको लोन दिया। लोन पे इंटरेस्ट होता है, क्या कह रहे तो हो? अगर लीज हम किसी प्राइवेट बंदे से लेंगे तो ना, उसमें नहीं होता। उसमें पहली बात तो प्राइवेट बंदे से लीज पे नहीं होता, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग ही नहीं है, वो तो आपस की बात है। हम यहाँ हर बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू। सही है, जो क्लास स्टार्ट हुई थी ना, मैंने बताया था कि हमारी पूरी अकाउंटिंग जो ना आईएस बेस है। आईएस मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस अकाउंटिंग, जिसमें हमें वो रूल्स पढ़ने हैं जो इंटरनेशनली क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल। सही है, मतलब यहाँ जो अकाउंटिंग पढ़ोगे सारी दुनिया में क्या होगी, मानी जाएगी। प्रिंसिपल्स है ना असल में वो सारे। तो क्योंकि दुनिया की दो बड़ी बॉडीज, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, जब यूएस बेस और ब्रिटिश बेस, ये दोनों बड़े लोग हैं जाइंट दुनिया के। इन दोनों ने कर दिए कोलैबोरेशन 2003 में, और इन्होंने अपने सारे स्टैंडर्ड्स को अलाइन कर लिया।
IFRS बना लिया। अब क्या कहते हैं, ये चाहते हैं हम पूरी दुनिया पे गवर्नेंस करें। अब ये सब बातें थोड़ी बताएंगे अंदर की, कहते हैं हम आपकी बेटरमेंट के लिए किया है, आपकी सहूलत के लिए क्या है। भाई आपकी सहूलत के लिए क्या, अब हमारे अपने किसी भी मुल्क में अपने अकाउंटेंट बना रहे हो आप। क्या समझे, किसी भी मुल्क में आप अपने अकाउंटेंट बना रहे हो ताकि जब जरूरत पड़े तो क्या कर सकें, अपनी कंपनीज में इनको हायर कर सकें। क्या फायदा, इनको फायदा होता है, सस्ते मिलते हैं ना। क्योंकि आप एसी से दुनिया में कहीं से भी करें, पूरी दुनिया में मसाला काफ़ी कंट्रीज में होता है, लेकिन हर कंट्री स्ट्रांग थोड़ी होती है। लेकिन हर कंट्री में समझदार लोग हो सकते हैं, पढ़े लिखे समझदार, तो कहते हैं सही है, इनके पास तो वैसी करेंसी बर्बाद है, इनको फ्रीलांसर बना दो उठा के, इनसे अकाउंट मेंटेन करवाओ बैठा के इनके मुल्क से। और जब इनको 1,000 पाउंड देंगे, 1,000 डॉलर देंगे, तो खुश हो जाएंगे। क्या ख्याल है, क्योंकि अकाउंटिंग ये वही मेंटेन करेंगे जो इन्होंने पढ़ी है, और हमने पढ़वाई कौन सी अकाउंटिंग है, जो हमें चाहिए थी। तो फिर एक चीज हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल बेस अकाउंटिंग का टसल रूल बेस अकाउंटिंग, सुना है कभी? प्रिंसिपल बेस अकाउंटिंग जो आज तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए हैं, और एक होती है रूल बेस अकाउंटिंग। रूल बेस अकाउंटिंग का मतलब है जो मुल्क कह रहा है ना वो होगा, जो स्टैंडर्ड कह रहा है वो नहीं होगा। सर क्या मतलब, फर्ज करें अगर मैं कहूँ फाइन्स और पेनल्टीज हर मुल्क की अलग अलग होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हर मुल्क के, डॉक्यूमेंटेशन के रूल्स, रजिस्ट्रेशन के रूल्स, इवन लॉ के केसेस के अंदर रूल्स हर मुल्क के मेरे हिसाब से वेरी करते हैं। इवन टैक्स सिस्टम पूरा का पूरा हर मुल्क का क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कह सकते हैं जो मैं इतने सारे नाम लिए ये सारे रूल बेस है। लेकिन अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन निकालने के जो तरीके हैं, रिकॉर्डिंग के तरीके हैं, मे बी पॉसिबल सबके क्या हो, सेम। स्ट्रेट लाइन मेथड से कौन सा दुनिया का मुल्क एतराज करेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कौन सा एतराज करेगा। हाँ ये कह सकता है भाई आप रिड्यूसिंग से करते हो, हम लोग स्ट्रेट लाइन से करते हैं। हमने कहा कोई मसला नहीं है, दोनों मेथड हमने बनाए, एक्सेप्टेड। क्या कहते हैं। तो प्रिंसिपल बेस अकाउंटिंग में अच्छी बात क्या लगती है कि वंस यू लर्न दिस अकाउंटिंग ना, तो इंटरनेशनली यू आर एप्लीकेबल, खत्म। सबसे अच्छी बात ये होती है। तो लीज की अकाउंटिंग पढ़नी है, शायद प्रोविजन की थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी हो, कंटेंजेंट एसेट्स, कंटेंजेंट हल्की फुल्की, अब जाएगी डिटेल में क्योंकि मैटर्स बढ़ जाएंगे। तो उसकी अकाउंटिंग पढ़नी आई 37 के लाता है। फिर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये थ्योरी था पूरा F3 का, इसको हम दोबारा से स्टार्ट दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये तो फिर भी प्रैक्टिकल है, ये तो पूरा ही थ्योरी है। तो क्योंकि ये प्योर थ्योरी स्टैंडर्ड है ना, तो इसको बाकी जो ऊपर की थ्योरीज मैंने रखी थी ना 10 नंबर की, इसके साथ ही निपटा देते हैं। फिर इसके बाद टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, मतलब आपके इंटरव्यूज में टैक्स के बारे में तो सवाल होना ही होना, क्योंकि जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो टैक्स तो देती होगी। तो जिसकी टैक्स की अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। तो इसको जरा हमें पढ़ना है। अच्छा ये टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है बिजनेसमैन का टैक्स, जो कि सारी कंपनीज के लिए एक जैसा ही होता है बकौल इनके। वरना बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज को बांटा हुआ है, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल से करके अलग अलग सबके टैक्स बनाए। पाकिस्तान में सबका टैक्स एक ही है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसकी अकाउंटिंग पढ़नी है। फिर इसकी अकाउंटिंग में हम दो तरह के टैक्स पढ़ेंगे, एक ऑडिटर के साथ मसला, एक टैक्स वालों के साथ मसला। क्या समझो, ऑडिटर से मसला सिर्फ इतना होता है कि अगर तुमने सारे स्टैंडर्ड सही से फॉलो किए, ऑडिटर को आपके अकाउंटिंग से कोई एतराज नहीं है, आपका ऑडिट बिल्कुल बेहतरीन हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट की है जो उस मुल्क के रूल के खिलाफ, तो टैक्स वाले आगे बोलेंगे हम ये नहीं करना। फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी अकाउंटिंग को किसके हिसाब से करना पड़ेगा, टैक्स वालों के मतलब, हम उसको पैरेलल अकाउंटिंग कहते हैं। एक अकाउंटिंग हम करते हैं, एक टैक्स वाले करते हैं। फिर हम देखते हैं कितना फर्क आ रहा है, दोनों की अकाउंटिंग में फर्क कितना आ रहा है, उस फर्क को फिर हम रिकॉर्ड। क्या समझे, ऑडिटर की अकाउंटिंग से हमें कोई टेंशन नहीं है, ऑडिटर तो हमारी वही गलती निकालेगा जो उसने खुद से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है बेचारे का। क्या ख्याल है? हमने सारी फॉर्म अकाउंटिंग परफॉर्म की, उसने आके उस अकाउंटिंग को चेक किया, उसमें उसको मिली गलतियां, गलतियों को सही करने को ऑडिट कर, बात समझ में आई? लेकिन टैक्स वालों से जो हमारी कोइंसिडेंसेस हो रही है, मतलब वो कहते हैं हम नहीं मानते, यूं नहीं करते, ये ऑडिट के मसले थोड़ी हैं, ये तो उस मुल्क के टैक्स के इश्यूज। तो फिर उसके लिए हमें डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं उसको, हम डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो भाई हाँ कोर्स में है वो, वही तो असल अकाउंटिंग।
क्योंकि ऑडिटर वाली अकाउंटिंग तो बहुत अच्छी है, इजी है, बहुत इजी है। ये जो अकाउंटिंग ना टैक्स वालों से जो मसले मसाइल है, उसकी अच्छी बात बता देता हूँ। जो टैक्स वालों ने कह दिया ना, उसको ब्लाइंड फॉलो करके सवाल आगे बढ़ा दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या लॉजिक है, हमें लॉजिक नहीं चाहिए। बस वो कहते हैं कि भाई आप अपने एसेट को डेप्रिसिएट कैसे करते हैं, हम कहते हैं हम 5 साल पे करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे करते हैं। कह रहे हैं काइंडली जरा इसको 2 साल पे कर दें और रिड्यूसिंग पे कर दें। मैंने कहा, क्यों भाई, या हम लोग ऐसे ही कर दो। और हमें उसको ब्लाइंड क्या करना होता है, फॉलो करना, कोई मुश्किल नहीं है अकाउंटिंग निकालना। जैसे वो गाइड कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे, क्या करें। अब एक छोटी सी एग्जांपल, कभी बैड डेट का प्रोविजन बनाया आज तक, याद है? कस्टमर के डूबने का डर होता था, तो अकाउंटिंग कहते हैं कि भाई साल के आखिर में एक एस्टीमेट निकाल लो और अंदाजा लगा के इसको अपनी बुक में एक्सपेंस आउट कर लो। अब टैक्स वाला के कहेंगे वो डूब गए आपके पैसे। मैंने कहा सर प्रोविजन है, डूबे थोड़ी है। कह रहे हम नहीं मानते। जब अगले साल तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये लॉस हमें अपनी आंखों से क्या होगा, दिख जाएगा, नजर आ जाएगा, बैटर रिकॉर्ड हुआ नजर आ जाएगा, हम उस साल तुमसे टैक्स कम ले लेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन आज जो तुमने ये प्रोविजन नाम का जो गेम खेला है, ये अभी फिलहाल बुक से क्या करो, खत्म करो। आप खुद सोचिए, एक बैड डेट रिकॉर्ड हुआ हुआ है, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और बड़े हुए प्रॉफिट में मुझसे क्या ले लेंगे वो लोग। ऐसा ही होता है। लेकिन जब कल को मेरी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट की हालत खराब होगी, जब वो कंफर्म डूब जाएगा, तो उस साल वो टैक्स मुझसे कम भी लेंगे और मुझसे डिबेट भी नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने जब ज्यादा लिए थे तब हमने कौन सी डिबेट की। तो जब उस कम टैक्स देंगे तो वो हमसे डिबेट नहीं करेंगे। ऐसा ऑलरेडी भी होता है। मतलब कभी कभी वो हमसे कम टैक्स ले लेते हैं सिर्फ हमारे फायदे के लिए, कि एक काम करें आप इतना ज्यादा टैक्स का बर्डन मत लें, शुरू शुरू की कंपनी है आपकी, हम थोड़ा सा रिलैक्स दे देता हूँ, लेकिन फिर बाद में इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर उनका टैक्स हमने कम पे किया तो हम पे क्या बन जाएगी फिर वो, लाइबिलिटी। हाँ, लाइबिलिटी को फिर हम क्या करेंगे, चलाते रहेंगे। कब तक चलाते रहेंगे, जब तक कि वो मैटर क्लोज ना हो जाए। सही है। इसी तरह से, अच्छा, इज इट पॉसिबल कि एसेट को चलाया, बड़ा अच्छा चलाया, फिर ख्याल आया कि क्यों ना दूसरा ले लिया जाए इसको बेच के। होता होगा कंपनी में। तो डिस्पोजल, याद होगा डिस्पोजल करते थे। अब डिस्पोजल जो है ना वो जरा पैटर्न तरीके से होगी, मतलब ऐसे नहीं होता कि हमारी तरह गाड़ी बिक रही है, ओएलएक्स पे डाल दी, और जब उसने फोन किया कि भाई गाड़ी देखनी है आपकी, कह रहे मैं तो ऑफिस में। मैंने कहा तो गाड़ी कब देखेंगे, आपने हेड लगाया हुआ। कह रहे संडे को आना और इस टाइम पे आना। कभी जिंदगी में सुना है जिस एसेट को बेचना हो वो इस्तेमाल हो रहा हो? लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन लगा दिया सेल पे और चला भी रहे हैं उसको। तो अकाउंटिंग में ऐसा अलाउ नहीं है। अगर आपने वंस यू गॉट द डिसीजन कि मुझे एसेट को क्या करना है, सेल करना है, तो फिर आपको क्या करना होता है, उसको बंद कर देना। किसके लिए अवेलेबल कर देना होता है, वो जो खरीदने के लिए आए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसके पैसे दे और मेरे पास से ले जाए। तो इसके लिए IFRS 5 रखे उन्होंने, हेल्ड फॉर सेल एसेट। ऐसे एसेट जो मैं बेचने की नीयत से अपने पास रखूंगा। तो देख लो, सिर्फ इंटेंशन बदली है कि जो 16 के तौर पे चल रहा था अच्छा वाला, अब मुझे बेचने का मूड हो रहा है। तो फौरन से I16 से उठ के वो कहाँ आ गया, IFRS 5 में आ गया वैसे। अब एक होता है मैंने एक एसेट बेचना, क्या हो सकता है मुझे पूरी अपनी एक इंडस्ट्री बेचनी है, मेरे पास 6-7 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, या 5-6 मेरी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच मुझे क्या करनी है, क्लोज करनी है, बंद करनी है। तो उसकी अकाउंटिंग भी किस में जाएगी, IFRS 5। इसका मतलब है एक एसेट को डिस्पोज करना हो या पूरा यूनिट बंद करना, किसकी करनी है अकाउंटिंग, हमें 5 की करनी। अच्छा, IS 8 अगेन थ्योरी स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज बनी हुई है, जो एरर्स होते हैं, जो एस्टिमेट्स होते हैं, वो कहाँ डील होते हैं, सारे 8 में डील होते हैं, थ्योरी है सारी ये। और फिर एक IS 33, ये शेयर होल्डर का स्टैंडर्ड है। EPS सुना है कभी, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? फिर तो आपका शेयर की वैल्यू मार्केट हम्म, में। एक तो आपने जो मेहनत की ना पूरे साल, उससे कोई प्रॉफिट आया होगा कंपनी में, उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है आपके शेयर्स पे, और जो इसका आंसर आता है उसको कहते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर और मार्केट शेयर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क।
वहां के शेयर तो मेरी रेपुटेशनल इशू, वो तो बहुत ऊपर भी चले आती है, बहुत नीचे भी चले आती है, लेकिन अर्निंग पर शेयर तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है दुनिया का। क्योंकि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ चुका होगा। पैट पता है ना क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट आंसर। तो ईपीएस निकलता भी किस पे है? उसी पैट पे निकलता है। और इसके अंदर सिवाय शेयर होल्डर के कोई और हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। ये प्रॉफिट प्योरली किसका होना चाहिए? शेयर होल्डर का। तो क्या कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर या ऐसे तुमने अपने सर पे बिठा के रखे तो उनका डिविडेंड क्या करो, उसमें से निपटाओ, ताकि प्योर प्रॉफिट आए। उस प्योर प्रॉफिट पे क्या निकाला जाएगा? शेयर होल्डर की वैल्यू। तो ये वो स्टैंडर्ड है आई 33 कि अगर मैं आज शुरू कर दूं तो भी आपको तंग नहीं करेगा, मैं आखिरी दिन पढ़ाऊं तब भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका दूसरे स्टैंडर्ड से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं। द रीजन बिहाइंड इसकी कैलकुलेशन की बात, कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट नहीं है, चेन इक्विटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब पढ़ क्यों नहीं कर? इसका है डिस्क्लोजर। ये क्या होता है? कंपनी ने पूरे अकाउंट्स बना लिए, इनकम स्टेटमेंट बना ली, कैश फ्लो बना लिया, चेन सब बना लिया। अब बुक्स क्लोज हो रही, शेयर होल्डर के पास जा रही है, तो उसके नोट में नीचे ईपीएस लिखना पड़ता है, छोटा सा, कि भाई ये निकला। अब वो सिर्फ अवेयरनेस है, इसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। डायरेक्टर्स को इसीलिए ये स्टैंडर्ड थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ किसकी नॉलेज के लिए बनाया जाता है? शेयर होल्डर की। कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करना, टी अकाउंट बनाना, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, दूर दूर के। सही है। तो कह सकते हैं पास डेटा के ऊपर बनता है, जो हो चुकी एक्टिविटी सारी कंपनी। फिर रेवेन्यू। सर कैन यू प्लीज टेल मी, आई हैव FAR 2 पेपर ऑफ सी, सही है। डिफिकल्टी लेवल उसके बराबर या उससे नीचे ही है, उससे ऊपर तो सवाल ही नहीं है। FAR 2 लेवल CA का बहुत अच्छा लेवल है। सही है, आर्टिकल सबसे पहले, उससे हल्का लेवल। तो अच्छा, अगर आपके पास नॉलेज है तो वो अच्छी बात। अच्छा, रेवेन्यू। किसी को आता है रेवेन्यू कमाने के कितने तरीके हैं? एक मिनट में सोचना था रेवेन्यू के तरीके कितने होंगे। अच्छा री, वॉइस आ गई है। रेवेन्यू बताओ। अरे वो कोई प्रोडक्ट बेचता है सेल्स। और ओके, आगे चलो। एक कोई से एक्सपर्ट है हाँ तो वो सही है। और सर्विसेज गुड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी रेवेन्यू होता है, सही है। और जितने रेवेन्यू आप सोचेंगे ना, सब इसमें। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, और कुछ नई नई चीजें भी, जैसे डिस्काउंट की अकाउंटिंग, पैकेज की अकाउंटिंग। क्या ख्याल है? ये तो बहुत सुना होगा ना कि एक पे एक फ्री। तो अकाउंटिंग में फ्री कुछ नहीं होता, कोई ना कोई उसकी क्या होती है, कॉस्ट होती है, रेवेन्यू होता है। आपको बताया जाता है कि फ्री है, तो कस्टमर को कैसे लूटें फिर? उसको फ्री बोलेंगे तो वो खरीदेगा पैकेज। पैकेज में हम हर चीज की कॉस्ट ऐसी रिड्यूस लगा देंगे कि बिकता सभी है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। सही है। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है, रॉयल्टी की अकाउंटिंग है, कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग है, और सेल्स ऑन रिटर्न की अकाउंटिंग है। मतलब ये बहुत बिजी। ये स्टैंडर्ड था IFRS 18, IS 18 होता था ये।
लेकिन हर जगह रेवेन्यू बिखरे पड़े हुए थे। इन्होंने 3 साल मेहनत की और सारे स्टैंडर्ड्स को ना ऐसे मर्ज कर दिया और एक बड़ा स्टैंड बना दिया IFRS 15। इसमें अब हर तरह के रेवेन्यू डिस्कस हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। मतलब ये एक लंबा स्टैंड है, ये टाइम लेता है, ये थोड़ा लंबा चलता है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट, इज इट पॉसिबल कि हमें गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़ जाए? सर मदद किस तरह की? सोचिए गवर्नमेंट से किस तरह की मदद मांगेंगे और किस वजह से मांगेंगे? चलो, बाहर के मुल्कों में तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। टैक्स की सुविधा ये हाँ कि भाई टैक्स कम करवा दो, और तो टैक्स कम करवा देना भी एक बेनिफिट है। और और बेसिक लोन से लोन हाँ, एसेट के बारे में, ऐसे गवर्नमेंट लोन नहीं देती, पैसा देगी ब्रीच की शर्त पे। ब्रीच की शर्त का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ मिस यूज किया तो हम आप पे केस वेस कर देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ग्रांट ग्रांट देंगे। सही है। तो जब ग्रांट मिलती है तो उसके साथ ब्रीच की शराइत होती है। पेपर में ज्यादातर जो है ना वो शराइत क्या होती है वो पूछ रहा है, अकाउंटिंग उसकी ज्यादा मुश्किल है गवर्नमेंट ग्रांट। प्लस ये एक अगेन ऑप्शनल स्टैंडर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट की ग्रांट पे कंपनी जाए के चांसेस थोड़े से क्या है, कम है। और अगर चली जाती है तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके अंदर। हेलो, वालेकुम सलाम। नेक्स्ट वीक का ट्यूजडे तो रखो ही, क्या रखना है सर? बाकी फिर थर्सडे फ्राइडे, अभी तो रमजान चल रहा है ना, तो संडे संडे रखना है अभी। हाँ, जरा आ जाएंगे की बात करें पूछ लो। सही, फिलहाल ये रख लो, फिर देखते हैं। सही तो ग्रांट के बारे में बात हो रही थी। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर कंपनी मांगती है तो देखो दो तरह से मांगती है। सर मेरे एक्सपेंसेस हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, इससे बेहतर है कि हम लोगों को निकाल दें या फला फला के डिपार्टमेंट बंद कर दें, आप अगर कोई मदद कर सकते हो तो कर दें हमारी। क्या ख्याल? वो कहते हैं सही है, इसको कहते हैं रेवेन्यू ग्रांट। आप अपने एक्सपेंसेस की कंपनसेशन के लिए हमसे क्या ले लें, ग्रांट ले लें। एक तरीका ये होता है। और एक होता है कि सर एसेट्स की जरूरत पड़ रही है, अगर हमने ये एसेट्स अभी नहीं लिए तो हमारी प्रोडक्शन रुक सकती है, उससे हमें मुल्क को नुकसान होगा। तो हो सकता है वो आपको एसेट्स खरीदने के लिए कुछ पैसे भिजवा दें, लेकिन फिर वो ये शराइत रख देते हैं कि देखो एसेट को जो है ना मिस यूज नहीं करना, वरना हम अपने पैसे वापस भी ले सकते इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं। नहीं, गवर्नमेंट है सर, पाकिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से ली सवाल ही नहीं है। है। इमरान खान के हुकूमत में हुआ था 5 लाख रुपए तक का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके ऊपर भी पैसों पे इंटरेस्ट था। प्रॉब्लम यह है कि इसको कहते हैं गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद द बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, कि भाई देखो मुल्क की तरक्की के लिए हमारे हाथ से हाथ मिलाओ, वरना गवर्नमेंट की बात तो टैक्स का पैसा होता है, फॉरेन एड का पैसा होता है, फॉरेन रिजर्व्स का पैसा होता है। चलो, तो उस पैसे को जो दिया ही गवर्नमेंट को इसलिए भी लगाओ मुल्क पे, तो मुल्क पे लोगों को देखे तुम टैक्स खाओगे, उसमें कैसे खाओगे? बीच का शर्त लगा देते हैं, बीच का मतलब है देखो आइंदा तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है। और ये ज्यादातर इसलिए देते हैं कि वो काम जो हमें करना है, अगर वो अच्छी इंडस्ट्री कर रही है, जॉब प्लेसमेंट कर रही है और मुल्क को तरक्की दे रही है, तो सही है, आप कर लो। एक ही बात है, हम करते हैं आप कर लो, एक ही बात है। ये कोलैबोरेशन हाँ, हमेशा विद टर्म्स एंड कंडीशन। कोलैबोरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन, वापस नहीं करने होते पैसे जब तक कि आप मिसलीड ना करें, धोखा ना दें। क्या खैर, अगर फर्ज करो गवर्नमेंट खुद से इंडस्ट्री लगा दी तब भी तो वही काम करती ना, अपने आप से थोड़ी टैक्स लेती या इंटरेस्ट लेती। तो इसमें इंटरेस्ट की कोई अकाउंटिंग नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पैसे हमारे लिए इनकम कब है, इनकम कब है, लायबिलिटी कब है, रिटर्न कब है, ये देखना पड़ता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। फिर फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड इन्होंने इसलिए डाला है ताकि आपके लिए फायदा हो जाए। अच्छा, कोई कंपनी ना रॉ मटेरियल ना मशीनें ना कोई चीज बाहर से नहीं खरीदती, कभी नहीं खरीदी उसने आज तक।
तो समझ लें IS-21 से उसका कभी जिंदगी में पाला नहीं पड़ा। ये खास तौर पे कब बना है, जब आपका कोई करेंसी मैटर दूसरे मुल्कों से प्रॉब्लम कर जाए। सही है। तो अगर यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया, UK, US से हम कोई इन्वेंट्री उठा रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, तो बीच में फिर पेमेंट की बात आएगी। पेमेंट देना या रिसीव करना दोनों आ सकते। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में कौन आता है, ये स्टैंडर्ड आता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दो, या दोनों मुल्क बैठ के एक रेट सेट कर लो कि भाई इस रेट के ऊपर फिक्स एक्सचेंज रेट कर लो, फिर ये स्टैंडर्ड नहीं आता बीच में। क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस और गेन होता होगा, सोचो। करेंसी अप एंड डाउन होती है, और पाकिस्तान में तो दिन में 50 दफा भी होती होगी, पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो वो जो करेंसी फ्लक्चुएशन है ना, तो जिस वक्त मैंने डील की थी उस वक्त का रेट कुछ और था, और जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ या पेमेंट रिसीव करने जा रहा हूँ उस वक्त का रेट कुछ और है। तो उसका गेन और लॉस निकलता है। क्या ख्याल है? जी, ऑनलाइन को समझ में आ रही है क्या बात हो रही है? हेलो। यस। अच्छा जी। तो ये सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी हमें डिटेल में अकाउंटिंग पढ़नी है। फिर इन्हीं स्टैंडर्ड में से कोई स्टैंडर्ड उठा के वो 20 मार्क्स का सवाल बना देगा कंपनी का। इसी स्टैंडर्ड में से कुछ बातें निकाल के कंसोलिडेशन में पूछ लेगा। रेशो के जब सवाल बनाएगा एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर जो लॉजिक चल रही होगी वो किसी स्टैंडर्ड के पीछे ही चल रही होगी। तो इसीलिए हमें इस एरिया को तो बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इसमें हमें बहुत सारे फायदे हैं, हमारे MCQs, OTQs और CRQs तीनों ही हल हो जाते हैं। क्या ख्याल है? इसमें कोई सवाल किसी के जहन में? कंपनी अकाउंट्स आएगा या कंसोलिडेशन आएगा? चाहिए मर्ज होके नहीं आएगा। हाँ, ये है कि कंसोलिडेशन रेशो में मिल के आ सकता है। आजकल बड़ा फेवरेट भी हुआ उसका। वो क्या कर रहे हैं आजकल, ACC साहब जो है ना, वो कहते हैं भाई तीन एरिया, तीन चीज रखी ना हमने CRQs के लिए। तो चला के 20 नंबर का सवाल दे दिया कंपनी का, 8 नंबर का कंसोलिडेशन पूछ लिया, 12 नंबर की रिपोर्ट पूछ ली रेशो की। कह रहे हमने सभी एग्जामिन कर लिया बच्चे से। तो एक तरह से कह सकता हूँ कंसोलिडेशन कंपलसरी टाइप भी हो गया एक तरह से। क्योंकि वो इस बार आपको शायद ये भी करना होगा कि हाउ टू सेल अ सब्सिडी। बाय तो बहुत ही की है, F3 में भी बहुत की थी, हम इस बार सेल भी करें। सही है। सालों पहले खरीदी हुई थी, इस साल बेच दी। तो बेचने की अकाउंटिंग क्या होगी, अच्छा खरीदी तो खरीदने की अकाउंटिंग क्या होगी, इस तरह से ही करना होगा। ये वो स्टैंडर्ड है जो कंसोलिडेशन के 3, 10, 12। 3 मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल। 10 मतलब कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है प्योरली, और 12 मतलब एसोसिएट। एसोसिएट याद है थोड़ा बहुत? 20% से ज्यादा, 50% से कम, अगर किसी कंपनी में मेरे शेयर्स हैं और कंट्रोल नहीं है, तो मैं इक्विटी अकाउंटिंग करूंगा एसोसिएट वाले का। सही है, 4-5 स्टेप में खत्म हो जाती है, इजी होती है। जी, अब कोई सवाल है तो पूछ लो पहले। यही है हमारा टोटल कोर्स। अब यहाँ देखो, स्टडी टैक्स जो है ना, जब से स्टडी हब आया है, तो ACC चाह रहा है कि आप टोटली फोकस किस पे करें, स्टडी हब। स्टडी टैक्स के उस हटाएं उसको, और स्टडी में जो थ्योरी लिखी हुई है वो कहते हैं इट्स एनफ। उसके जो क्विजेज हैं वो कहते हैं ये भी प्रैक्टिस के लिए काफी है, लेकिन वो बहुत कम है। ये लोग अभी इस पे काम कोशिश कर रहे हैं, अभी इनको ये लॉन्च किए हुए 1-1.5 साल ही हुआ है। ज्यादा मटेरियल नहीं है इन लोगों के पास। तो फिर अब आपके पास अगर थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपको लेटेस्ट बुक्स भेज दूंगा, क्या प्लान भी। जो अच्छी लगे एक उठा लेना कोई उसमें से, और उसको पढ़ लेना। दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयां बता देता हूँ। कि कैपलान जो है ना, वो थोड़ा सा पढ़ा के इलस्ट्रेशन पे आ जाता है, शायद याद हो इतिहास कब से पढ़ लो कैपलान। थोड़ा सा पढ़ाएगा, एक एग्जाम्पल पे ले आएगा फौरन से। सही है। इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ा देगा 10-12 एग्जाम्पल्स के साथ। तो थोड़ी बहुत थ्योरी की तैयारी हो गई, क्योंकि थ्योरी लिखने में थोड़ा कंफ्यूज भी है। काम की बात करता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा, PBB पे आ जाओ। BBB भाई साहब लिखते रहते हैं,
लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। अब भेजे में जमा हो गई बहुत सारी चीज़। एक छोटा सा सवाल दे दिया, उसमें सब कवर ही नहीं हुआ। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद 3 सवाल दिए, तो भाई बहुत सारे एरिया तो प्रैक्टिकल वाले रह ही गए। लेकिन थ्योरी एरिया ऐसा स्ट्रांग हो जाता है, सोचा आपकी कोई बात छोड़ता नहीं है। अब स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ पे इसकी ये अच्छाई है, वो बुराई है, वहां पे उसकी वो अच्छाई है, ये बुराई है, क्या करें फिर इसमें। तो मैंने कहा भाई स्टडी आप पढ़ो, वो एवरेज है। और अच्छी बात यह है कि जब से वो सवाल खुद से बना रहे हैं, तो फिर वो उसी लेवल के पेपर में क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अच्छा, वो चाहते भी हैं कि लोग स्टडी हब को पढ़ें, और स्टडी हब के अंदर से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां से प्रैक्टिस करें, ताकि लोग हल्के हल्के जो ना वो एसी से को जो ना वो क्या प्लान बीबी से बाहर लें, टोटली इस पे आना चाह रहे हैं। तो अब मेरा मशवरा ये होगा कि जो आपको अच्छी लगे पढ़ सकते हैं, खराब दोनों में से कोई भी नहीं। मैं आपको दोनों भेज दूंगा पढ़ने के लिए। वैसे मैं हर स्टैंडर्ड का थ्योरी हैंड आउट देता हूँ, हर स्टैंडर्ड। तो अगर आपने वो भी पढ़ लिया ना, और उसके बाद आपने स्टडी आपकी थ्योरी पढ़ ली, तो ये तो बहुत ज्यादा है, जरूरत नहीं पड़ती। सही है। प्रैक्टिकल हैंड आउट अलग दूंगा, थ्योरी हैंड आउट रख दूंगा। सही है। हमारी प्रैक्टिस हैंड आउट के बाद आप किट के सवाल करते हैं यहाँ क्लास में, और स्टडी के सवाल करते हैं घर पे। फिर वहां से लेकर आते हैं अपनी क्यूरीज। सर ये यहाँ फंस गया था सवाल मुझे। सही है। एक स्टैंड खत्म करने के बाद जो है ना, कोशिश करो कि उसको बार बार ओपन ना करें, ताकि परफेक्शन आ जाए हमारे पास। क्योंकि हर 5-6 क्लासेस के बाद सर वो मेरा वो वीक रह गया था, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं करो, तो फिर तो तैयारी आगे बढ़ेगी नहीं तुम्हारी, अगर तुम ऐसे वीक छोड़ के आते रहोगे। मैं कौन से रिकमेंड करूंगा, देखो प्रैक्टिकली तो हम इतना करते हैं अलहमदुल्ला क्लास में, तो फिर मैं कहता हूँ बीबीबी से पढ़ लो। क्योंकि स्टूडेंट एंड में ना डरता है कि सर थ्योरी देना ना दे दे उठा के। तो शुरू के 15 नंबर के जो एमसीक्यू थे ना, 30 मार्क्स के, उसमें कम से कम 10 एमसीक्यू तो थ्योरी के आएंगे, पता है मुझे। क्योंकि उसके अलावा उसके बाद पेपर में थ्योरी पूछने की जगह नहीं है, तो फिर वो वहां थ्योरी पूछता है। इसके अलावा ओटीक्यूज में भी अगर 5 सवाल होंगे, तो उसमें से 2 थ्योरी डाल देगा, 3 प्रैक्टिकल डाल। सही है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग निकली ना, आपका टाइम पेपर में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रांग है थ्योरी के अंदर, तो बस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका तो ये आंसर है। क्या ख्याल है। तो अगर 30 सेकंड में एक एमसीक्यू हो गया, क्या बुरा। बाकी सारा टाइम आपको प्रैक्टिकल काम करने के लिए बच जाएगा आपके पास। सही है। तो पेपर तो स्मार्ट तरीके से हल होता है पेपर, ऐसे थोड़ी हल होगा। पढ़ना अलग है, पेपर करना अलग है, पेपर की ट्रिक सिखाएंगे बाद में। और कोई सवाल। जी। लेके गए चलना है कोर्स को, देखो हम पहले जो है ना, वो स्टैंड्स करते हैं जो मतलब एग्जामिनर्स आप छोड़ ही नहीं सकते, देना ही देना है उनको। तो वो स्टैंडर्ड हमने कर दिया, लेकिन इस बात तो उन्होंने हद कर दी है एसीसी ने, कि 12 IS 12 जो इनकम टैक्स का जो आपका स्टैंडर्ड है, उसमें से एक सवाल भी नहीं पूछा। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन पूछा ही नहीं। पूछा नहीं से मतलब है उन्होंने जो ट्रीटमेंट टैक्स की होनी थी सब खुद ही कर दी, बाकी हम पे डाल दी ट्रीटमेंट्स। फिर छोटे स्टैंडर्ड पे इस बार ज्यादा फोकस किया उसने, बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी खेली। ग्रांट पूछ लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सवाल पूछ लिए, फिर आपका फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल पूछ लिए। ये स्टैंडर्ड नॉर्मली हल्के हैं, इनके सवाल थोड़ा एक्सट्रीम पे पूछने से हो सकता है बच्चा थोड़ा सा सफल हुआ हो, लेकिन हम तो पढ़ाते ही इतना डीप में है कि वो कितना अंदर जाएगा, क्या गलती करेंगे उसमें, प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब इंशाल्लाह क्लास में सवाल करने के बाद आपको किट जो है ना वो ऐसी लगेगी कि ये सर क्या है, ये एफआर तो नहीं है। और से लगना भी ये चाहिए। पेपर की तैयारी करो ऊपर लेवल, पेपर आना चाहिए मेरे मतलब। सही है। उसको बोलो तुम्हें जितना घुमाने घुमाओ तुम, मैं वैसे ही घूम के आया हूँ क्लास में, ठीक। सही है। और हम हल्का पढ़ नहीं सकते, देखो आगे जाके जॉब भी करनी, सिर्फ एसीसी नहीं करना। तो शॉर्टकट शॉर्टकट के चक्कर में जो है ना हमारे सारे स्टैंड बिगड़ जाए। थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। सही है। और कोई सवाल। जी। कोई भी सवाल। थोड़ा सा जो हल्का सा स्टैंडर्ड है, उस पे से थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि कोर्स तो शुरू हो गया, कम से कम पढ़ाई शुरू हो गई। ठीक है।
अच्छा, उसको भी डिटेल में लेके जाएंगे दादा। चलो पहले तो इन्वेंट्री के बारे में आप लोगों को पता कितना है? जितना पता है पहले शेयर करो। जो मैं ये स्लाइड्स है ना सारी, वो तो सारी की मैं खरीद दूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी। और जो स्टैंडर्ड है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हार्ड कॉपी। क्योंकि बहुत सारी एक्सेल फाइल हो जाएंगी, मैं कितना प्रिंट कराऊंगा उसको। तो इन्वेंट्री किसको कहना है आइंदा से हमेशा? हर वो चीज जो हेल्ड फॉर सेल हो, लेकिन आगे एक शर्त है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप ये बताइए, कंपनी के अंदर गाड़ी खरीद के लाए, हेल्ड फॉर सेल है वो, क्यों है? यूज के लिए। तो अभी बेचोगे नहीं, फिलहाल नहीं बेचेंगे, इंटेंशन नहीं। तो मेरे में जब पहली दफा लाए इंटेंशन नहीं है, तो आइस टू तो नहीं हुआ ना, फिर 16 हो गया। लेकिन फिर जब भी बेचोगे तो भी आइस टू नहीं होगा, IFRS 5 हो, जो खास तौर पे हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा है। बेचने पे हाँ, जब भी बेचना है, डिपार्टमेंट बेचना है या कोई एसेट सिंगल बेचना है, तो IFRS 5 के थ्रू ही बिकता है अकाउंटिंग में। और इन्वेंट्री जो खरीदने की नीयत से बना रहे हो, मतलब एक, मतलब मर्सिडीज की जो गाड़ियां बन रही हैं वो सब क्या है? इन्वेंट्री, उसकी बेचने की नीयत है। तो जो खरीद रहा है उसकी नीयत 16 है, जो बेच रहा है उसकी नीयत 2 है। क्या कहते हैं? मतलब जो बेच रहा है उसका वन टाइम बेनिफिट है, जो खरीद रहा है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसीलिए वो एसेट कह रहा है नॉन करंट, और वो कह रहा है करंट एसेट। इंटेंशन, सारा गेम ही अकाउंटिंग में ना भरा पड़ा है। इंटेंशन बदलती है ना, स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है रोजाना आपको उसको बना के क्या करना है, आपको बेचना है, दैट्स ऑल। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, आपकी कॉस्टिंग जज करते हैं, तो कोई चीज का रॉ मटेरियल होता होगा पहले, फिर वो रॉ मटेरियल लेबर लगती होगी उस पर। तो बताओ, जब रॉ मटेरियल पे लेबर लग जाए तो क्या बन जाता है वो? क्या चीज? ना, अभी तो एफओबिस लगाया नहीं मैंने। मैंने कहा सिर्फ मटेरियल पे लेबर लगाए बस। प्राइम कॉस्ट, याद आ गया, प्राइम कॉस्ट। और अच्छा, मटेरियल हटा दो, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होता है ना, कन्वर्जन कॉस्ट। सही है, अब तीनों लगा दो, अब सही है। प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो नाम रखना रखो। तो आ, हम असल में बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं। पेपर में कभी कभी इतनी नीचे की चीज आती है कि हम अपने ऊपर शक कर रहे होते हैं पेपर में बैठे हुए, कि ये मुझसे कैसे हो गया, वो भी 30 सेकंड में। ये एफआर का पेपर तो नहीं। और क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग है, तो आपको बारहा से सवाल टकराएंगे जो ऐसे आसान लग रहे होंगे आपको कि सोचा। द रीजन बिहाइंड वो स्टैंडर्ड का पार्ट है। वो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि भाई फला की ट्रीटमेंट क्या होती है, अब आपको पक्की याद थी, इसको तो ये करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने हल्का सवाल दिया है। 50 ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिनको पसीना निकल गए होंगे, किसका क्या करते थे भाई, ये तो याद ही नहीं आ रहा हमें। आपने एक सेकंड में कर लिया उसको, इसका मतलब है आपके स्टैंडर्ड थे स्ट्रांग, एक एक बात आपको बता दी। तो टफ से टफ क्वेश्चन आपको तंग नहीं कर पाया। ऐसा हो सकता है ना, क्या ख्याल है? तो यहाँ पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में। इसको हम इनकम्प्लीट गुड्स कहते हैं, नॉट कंप्लीटेड येट। तीसरे नंबर पे जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फिनिश गुड्स। और कुछ लोग डायरेक्ट परचेज पे भी गेम खेलते हैं, जैसे ट्रेडर्स जो होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में ऊपर के तीनों में से कोई भी नहीं होता, बाइंग एंड सेलिंग बस। बाई करो, प्रॉफिट रखो, बेच दो आगे। तो ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी डायरेक्ट परचेज भी करती हो। सोचें, है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इनसे पाला पड़ता है इनका। बट दे ऑल्सो हैव डायरेक्ट परचेज। छोटी सी एग्जाम्पल, मेडिसिन कंपनी फोकस किस चीज पे करती होगी, मेडिसिन पे या उसके गत्ते के डब्बे पे, या उसके प्रिंटिंग मटेरियल पे, या उसकी बॉटल कैसे बनेगी?
बॉटल खरीद लो भाई किसी से, पैकिंग करवा लो किसी से, बॉक्स किसी से ले लो, खरीद लो। ये सब हो गया डायरेक्ट परचेज। और जो आप बना रहे हो वैक्सीनेशन और जो टैबलेट बना रहे हो, वो गुजरेगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, पूरा होके निकलेगा। तो कह सकते हैं कंपनी के पास चार तरह की इन्वेंट्री होती है, जिसमें से दो कंप्लीट होती है, दो इनकम्प्लीट होती है। कौन कौन सी? हाँ, ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि अभी प्रोसेस ही नहीं हुआ। और बाकी दो फिनिश्ड और डायरेक्ट परचेज। अब एक एफआर लेवल का सवाल, सही है। मुझे एनआरबी टेस्टिंग करनी है साल का, मैं चारों में से किसकी करूँ? ऑब्वियस, आगे सोचें। मेरे पास चार इवेंट लिखी हुई स्क्रीन पे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश और डायरेक्ट परचेज। मैं अगर एनआरबी टेस्टिंग में ले जाऊँ तो किसको ले जाऊँ? फिनिश गुड्स तो बहुत ही अच्छा जवाब है, ऐसे ही होता है। बाकी डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज असल में कंप्लीट प्रोडक्ट है, उसकी एनआरबी करना जरूरी है। सिर्फ मैंने बहुत सारे बॉक्सेस खरीद के रख लिए और पैकिंग पैकिंग मटेरियल लेके रख लिया। मार्केट में पैकिंग मटेरियल सस्ता हो गया, तो मैंने लेके रख लिया था, तो मुझे एनआरबी करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो फिनिश्ड है एक तरह से। और जो मैंने फिनिश गुड्स बनाए हैं, वो मार्केट में किसी और ने और सस्ते बना लिए, या मेरे हमसे जो है ना वो कुछ फिजिकल डैमेज हो गए, या अब वो डिमांड में नहीं है, आउटडेटेड हो गए। तो एक्स वाई जेड वुड बी द रीजन। एनआरबी हमेशा इन दोनों की होती है, और आज फर्स्ट टाइम चेकिंग एफआर में इन दोनों की एक्सेप्शनल केस पे होती है, इनको मना नहीं कर सकते। तो इसको हम सीखेंगे क्लास में कि इनकी कब करनी है। इनकी तो डेफिनेटली है, मतलब रॉ पे और वर्क इन प्रोग्रेस पे बात कब जाएगी एनआरबी की, इसका पूरा सिस्टम होता है। हमने जब भी आपने जो पढ़ा आज तक F3 में, वो फिनिश गुड्स ही पढ़ा, तो जहन में है कि एनआरबी होती होगी, तो वो तो फिनिश है ना, उसकी तो होनी चाहिए। अब पता चला कि इन दोनों की भी एनआरबी हो सकती है, लेकिन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो इन दोनों की तो हम करना सीखेंगे वैसे भी। अच्छा, इन्वेंट्री को अगर बनाना हो, तो क्या ये प्रोसेस हो सकता है कि पहले रॉ उठाई, लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट, अगर मिला तो, सप्लायर मान गया तो तब की बात। तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फर्ज करो मैं, ये रिबेट क्या होती है पता है? सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट। रिबेट एक खास वर्ड है, गवर्नमेंट के लिए बना, और ट्रेड डिस्काउंट वर्ड है सप्लायर के लिए। तो अगर कभी सप्लायर आपको डिस्काउंट दे, तो चीज रिड्यूस होगी, उसकी वजह ट्रेड डिस्काउंट बनेगा। गवर्नमेंट आपको कहे भाई आप इतना महंगा खरीद के लाए, मुल्क के फायदे के लिए हम आपको कुछ पैसे वापस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिबेट। ये भी डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ नाम में फर्क है, ट्रीटमेंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, मसला ही कोई नहीं। इसके बाद ये कितने का हो गया? 38,000। अब हो सकता है कि मैं इसको किसी एक जगह से उठा के ला रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्ट लगेगी। और अगर फर्स्ट करो मैं थोड़ा और ब्रॉडर चलूँ, मैं किसी और मुल्क से उठा के ला रहा हूँ, तो इम्पोर्ट और कस्टम भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मे भी पॉसिबल इम्पोर्ट चार्जेस हो, पोर्ट चार्जेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ख्याल रख लो कि अगर आप के मुल्क में एक लॉ पास है कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिफंड होती है, रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटी या रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी, तो फिर इसमें नहीं ले सकते, माना है। क्या समझे? रिफंडेबल टैक्सेस सुना है कभी? नहीं, ये तो गेम है सबसे बड़ा। अगर आपकी ये प्रोडक्ट मुल्क के लिए सबसे जरूरी चीज है और मुल्क बना नहीं पा रहा, तो आपकी कंट्री को, आपकी कंपनी को कहा जाएगा आप मंगवाओ, हम रिफंड कर देंगे। टैक्स के पैसे को कह दो लगाना है ना हमें, तो भलाई पे लगा देते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी सूरत में वो आपको कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी की पे की हुई इनवॉइस दिखा देना, तो उस इम्पोर्ट ड्यूटी का 50% हम तुम्हें रिफंड कर देंगे। इसको कहते हैं 50% रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटी। तो अकाउंटिंग कहता है जितनी रिफंड होगी ना, वो अकाउंटिंग में मत लेकर आओ, जो रिफंड नहीं हुई उसको ले आओ। क्या समझे? सेल्स टैक्स पढ़ा ना, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में क्लेमेबल भी होता है, मतलब अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँ ना, तो जहां जहां से मैं खरीदूंगा, सेल करते वक्त वो सारा क्लेम कर दूंगा, रिफंड हो जाता है। तो अगर रिफंडेबल सेल्स टैक्स है, रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी है, रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी है, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस विच इज रिफंडेबल, तो उसको यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, मना है। अच्छा, गलती से ऐड हुआ हुआ तो माइनस करना नहीं बोला, वरना गलती हो जाएगी पेपर।
इंश्योरेंस हो सकती है ट्रांजिट, सुना है ये, रास्ते की इंश्योरेंस। तो एक होता है इन्वेंट्री जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, वो वाली इंश्योरेंस एक्सपेंस होगी। क्या समझे? क्योंकि वो बनने के बाद का डर है, और एक है आते वक्त का डर। अभी आ रही है कहीं से, सेल तो बात की बात है। तो रॉ आ रहा हो या फिनिश्ड आ रहा हो, अगर रास्ते की इंश्योरेंस करवा दिया आपने तो वो ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसका पार्ट हो जाती है। हैंडलिंग हैंडलिंग कॉस्ट पता है क्या होती है? क्या चीज? हाँ, तो हो सकता है उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए लेबर चाहिए या मशीनें चाहिए, थोड़ी देर के लिए चाहिए, और हर बार हर ऑर्डर के वक्त चाहिए होती है। तो वो फिर आपको कैपिटलाइज करनी होती है, क्योंकि उस एसेट के साथ जुड़ गई है, इसके बगैर ये आ नहीं पाएगी। या आपने लेबर को रखा हुआ है डेली बेसिस पे, तो जब भी मटेरियल आता है उनको कहा जाता है भाई जल्दी से उठाएं, फलाना डिपार्टमेंट रख के आ जाएं, और वहां से हम प्रोसेस में ले जाएंगे उसको। फिर तो ये जो उसको पैसे दिए आपने तनख्वाह के तौर पे, ये कोई परमानेंट तनख्वाह थोड़ी है उसकी। ये तो जब जब कंसाइनमेंट आएगा उसको यहाँ से उठा के वहां रखने के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ये वेजेस कहलाती हैं, इसको सैलरी नहीं कहते कभी। सैलरी और वेजेस में ही तो फर्क है, सैलरी मंथली होती है और वेजेस डेली होती हैं या आवरली होती हैं, फ्लैक्चुएट करती हैं। फिर बड़ी मेहनत से चलो फर्स्ट करो, रॉ मटेरियल आ गया आपके पास 41,200, इस पे लगेगी लेबर ताकि ये कन्वर्ट प्रोडक्ट बने। लेबर मैंने लिखी है 10,000 समझाने के लिए। इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए मैंने 5,000 की एफओबीज भी डाल दी। तो अब लेबर 10,000 और एफओएच 5,000, दोनों मिला के कितने हो गए? कन्वर्जन कॉस्ट हो गई। तीनों को ही मिला दूं, मटेरियल लेबर और एफओएच, तो ये सब क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट। सही है। और ये वो लिस्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है हमेशा। ये कॉस्ट किसी सूरत में भी इन्वेंट्री में ऐड नहीं होनी चाहिए, किसी भी लेवल। क्या मतलब? अब ये मटेरियल के बारे में अगर पढ़ा हुआ है तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस पता हो शायद आप लोगों को। क्या होता है बताओ, किसके लिए मेंटली तैयार होता है? मतलब नॉर्मल लॉस, सही। और नॉर्मल लॉस को कहाँ ट्रीट करते हो? सेल्स के अंदर करते हैं ना ये। ना, इसको हम गुड यूनिट्स पे तोड़ देते हैं, इसको कहीं दिखाते नहीं। नॉर्मल लॉस के लिए हम कंपनी मेंटली तैयार होती है। याद है कि फर्स्ट करो हमने 100 केजी डाला और 90 केजी से प्रोडक्ट बनती है, हमें पता है 90 केजी से ही बनती है, 10 तो जाया हो जाता है। तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड बाय 90 केजी करते हैं, ना कि 100 केजी। तो क्या होता है, पूरा उस पर क्या हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। अब बताओ 90 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो उसका नाम क्या रखना? एब नॉर्मल लॉस। इसकी बाकायदा अकाउंटिंग, इसकी बाकायदा डबल एंट्री है। ये अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि ये लॉस हमारी खुद की गलती की वजह से हो। नहीं, नॉर्मल लॉस के लिए मेंटली क्या थे, प्रिपेयर, और एबनॉर्मल के लिए नहीं। तो अकाउंटिंग कहता है एबनॉर्मल लॉसेस को इन्वेंट्री में नहीं डाला करो, कि मैं इसको किससे निकलवा लूंगा? कस्टमर से। गलती है आपकी। इस तरह तो आपकी प्रोडक्ट की रेट कभी टिकेंगे नहीं जगह पे। जिस साल एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा उस साल सस्ती आ जाएगी, जिस साल एबनॉर्मल लॉस होगा उस साल महंगी आ जाएगी। तो अकाउंटिंग ने मना ही कर दिया कि ये कॉस्ट आप अपने सर पे खुद चार्ज करें, इसकी लॉस की बाकायदा एंट्री बनाए आपको। ऐसा होना भी ही चाहिए, क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की गलती से हुआ। प्लस सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है? आप मार्केटिंग करा रहे हैं, आप कमीशन दे रहे हैं, और लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए एड कैंपेन चला रहे हैं। तो हमने कहा था आपको करने के लिए, क्यों कर रहे हैं? कभी सुना है कि जब वो क्रिकेट का कोई इवेंट होता है तो, या फुटबॉल का कोई गेम होता है, तो कैन के ऊपर सेलिब्रिटीज की शक्ल आ जाती है, तो फिर तो कैन महंगा हो जाता होगा। करोड़ों अरबों रुपए ऐड के लेते हैं वो लोग। नहीं, तो उस पैसे को रिकवर नहीं करवाना है, तो वो आप इन्वेंट्री से रिकवर नहीं कर सकते। सही है, इन्वेंट्री तो उतनी की रहेगी, क्योंकि उसके एड कैंपेन से हमारी इन्वेंट्री में कोई तेजी थोड़ी आ रही है, बिल भी नहीं हो रहा। तो अकाउंटिंग ने कहा सही है, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर जितना भी आप कमीशन वगैरह देते हो ये आपका खुद का एक्सपेंस, इसको आप जाके पीएनएल में क्या करो, चार्ज कर दें।
इसका एक आर्ट सिखाया था आपको, अपनी सेलिंग प्राइस क्या रखो, मतलब उस पे कोई अकाउंटिंग की छूट है। मार्कअप मार्जिन की क्या परसेंटेज है बताओ मार्केट में, क्या परसेंटेज चल, नहीं होता, पता है, हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता भाई, मेरी मर्जी है सर। अकाउंटिंग ने मुझे मार्कअप मार्जिन रखने की इजाजत दी है, खुली छूट। कॉस्ट रखने की इजाजत नहीं दी, कॉस्ट तो जो लगेगी वही हो। अब मुझे लगता है मेरी प्रोडक्ट हो चुकी है लॉयल्टी प्रोडक्ट, मतलब सबको पसंद आ गई, मैंने अपना मार्कअप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कह सकता हूँ जो मेरी सेलिंग प्राइस हाई होगी, मेरी कॉस्ट क्या होगी कम, तो जीपी निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने वो एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस है ना, वो क्या कर देना, माइनस कर दो। मतलब अपनी सेलिंग प्राइस रखो अच्छी, सही है। अब अगर आपको ये बता के देना फीस, बता के फीस ले तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। सर आपकी फीस के पैसों में से प्यून के पैसे, आपकी फीस के पैसों में से इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे, आपकी फीस के पैसों में से टीचर के पैसे, और हमारे खुद के प्रॉफिट हमने रखे हुए। आप बोलोगे तो लूट रहे हैं हम, लूट क्या रहे हैं भाई, सर्विसेज के पैसे ही ले आप तुम सब। वो अलग बात है, हम आपसे कह भाई फीस ये चार्ज करेंगे पढ़ाई की, इससे ज्यादा थोड़ी बोलेंगे आपसे। लेकिन सर आपने क्या सिर्फ पढ़ाई के ही लिए फीस लिए, नहीं सर, ये तो अंदर की बातें झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमने पढ़ाई के लिए अलग ली है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिसको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट पूल्स कहते हैं, ऐसे हम बांट देंगे। लेकिन ये डिटेल हम आपको क्यों दें, आपके किस काम की, क्या ख्याल है। हमें आपको पढ़ाने में कितनी कॉस्ट आती है ये हम आपको क्यों बताएं, ताकि आप गैस कर लो, अच्छा इतना प्रॉफिट रखते हैं हम लोग, ये नाजायज कर रहे हैं आप लोग हमारे, ये तो गलत है। बताएंगे, इनको बताएंगे भाई ये फीस है, ये टाइमिंग है, पढ़ना है पढ़ो ना जाओ, अंदर की बातें क्यों बताएं, कोई भी नहीं बताता। तो सेलिंग एक्सपेंस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, एडमिन एक्सपेंस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ, मैनेजर के पैसे, डायरेक्टर के पैसे, जगह का रेंट, जगह की डेप्रिसिएशन, भाई मुझसे क्यों निकलवा रहे हो, ये आपका खुद का खर्चा है। इसके लिए भी हम एक ही राय देंगे, अपना सेलिंग प्राइस क्या रखो, अच्छा, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखो, उसमें कोई ऐसी अनसर्टेनिटी मत लेके आओ। फिर स्टोरेज कॉस्ट, हमने तो नहीं कहा था बड़े बड़े वेयर हाउस बनाओ और दो दो हफ्ते तक रखो उसको, उसकी सिक्योरिटी करो बाद में। तो जस्ट इन टाइम सुना है, जैसी जैसी जरूरत पड़े वैसी पाएगा। चाइना वाले चालाक लोग हैं ना, वो कहते हैं ऑर्डर लो बनाओ, कंटेनर भरो भेज दो, हाँ, रखो नहीं अपने पास। तो कितनी कॉस्ट बचती होगी इनकी। और उसके भी अजीब लोग हैं, वो इंडस्ट्री लगाते नहीं है, वो रेंट पे लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिया 6 महीने का, इंडस्ट्री ली रेंट पे 6 महीने के लिए, प्रोडक्ट बनाया, बेचा, फैक्ट्री वापस, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ना, कुछ ना, खरीदने के पैसे खर्च हुए, और प्रॉफिट जेब में सीधा। कोई भी एम्प्लॉय, हाँ, कोई भी एम्प्लॉय परमानेंट नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट। अब जब अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, तो इंक्रीमेंट के झंझट खत्म, बॉस कौन डायरेक्टर कौन जो भी है 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद हम आपको नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, प्रॉफिट लिया अलग होगा। लंबा कैसे, इतने कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, सोच है, बैक टू बैक बैक टू बैक। सर तो ये प्रोडक्ट को लोग मतलब कैसे खरीदते हैं जब 6 महीने के आए उसके बाद काम होता है? वो आपको बोलेंगे दोबारा ऑर्डर दें, एक और जगह रेंट पे ले लेंगे, हमें कौन सा मुश्किल अच्छा है? वो उसके कम है क्या, बाद हम पैरेलल ले लेंगे 25 जगह। मतलब दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पे डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री आपके लिए 2 साल के लिए चाहिए आपको रेंट पे, यहाँ लगा देते हैं आपके लिए, जगह खाली पड़ी, 2 साल बाद निकाल के ले आएंगे थोड़ा बहुत। अब बनाए प्रोडक्ट, क्या ख्याल है। मतलब जितनी देर में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो प्रोडक्ट बना के दे देते हैं, वो इतना आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजी। फिर करेंसी लॉसेस, भाई हमने नहीं कहा था रॉ मटेरियल बाहर से खरीदो, हमने नहीं कहा था आपको फोर्स करके। फिर जब आप उसके पेमेंट देने गए तो रेट आगे आगे चले गए, तो अब आप उसका लॉस क्या पे डालोगे, क्या ख्याल है। आपने सारे लैपटॉप उठा लिए बाहर से, 15-15 हज़ार रुपए के लैपटॉप पड़ गए आपको। जब आप उसकी पेमेंट हमसे लेने के बाद कैश देने के लिए गए, तो कन्वर्जन वाले दिन आपके 10 हज़ार का पड़ रहा था, अब आपको 12 का पड़ रहा है, फर्ज करो। तो आपका जो प्रॉफिट था 5 हज़ार का, वो रिड्यूस होकर 3 हज़ार रुपये आ गया। वो 2 हज़ार का कौन खा गया, वो करेंसी खा गई आपका लॉस। तो अब ये लॉस आप मेरी जेब से थोड़ी निकालोगे। अगेन मैं आपको वही राय दूंगा, आपको पता है आप करेंसी के में फंस जाते हो, तो आपने लैपटॉप को 20 में क्यों नहीं बेचा आपने, क्या ख्याल है। भाई 15 का लिया, 20 में बेचा, 5 का प्रॉफिट, अब उसको 25 का बेचो,
ताकि अगर कोई करेंसी लॉस आए तो आप खुद बेर करो, ना कि कस्टमर पे डालो। अब इस लॉजिक के ऊपर ये जो पांच की लिस्ट है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तरीका, ये है इन्वेंट्री की टाइप्स। अब इस छोटी सी आज जो क्लास हुई है हमारी, इसके ऊपर भी जो है ना कैपलान और बीबीबी में सवाल है, जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं आपकी थ्योरी का दिमाग जो है ना वो आज से ही कितना चल रहा है, और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि एफआर शुरू हो गया और हमसे किट के सवाल भी हो रहे हैं। सर, जी। जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसकी स्टोरेज की कॉस्ट वो इन्वेंट्री एक्सपेंस कॉस्ट आउट से शामिल कोई होती है। नहीं, नहीं देखो मैं उसकी वजह बताऊं। अगर हम उसको ज्यादा देर तक स्टोर रखेंगे तो फिर वो कॉस्ट उसको बढ़ा देगी, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगी, महंगी। फिर एनआरबी टेस्टिंग में जब जाएगा ना नुकसान होगा। कॉस्ट जितनी कम हो ना, टेस्टिंग में जल्दी पास हो जाएगी। क्या कहते हैं? सब चीजें अल्लाह भला सब डाल रहे हो उसमें, 15 की पड़ गई यूनिट, वैसे 10 की पड़ ली थी। जब टेस्टिंग में जो उन्होंने बोला भाई 15 की तो ना ना हम तुमसे खरीद सकते हैं ना तुमसे कोई खरीदेगा, बहुत से बहुत ये 8 में बिकी। तो भैया 15 से 8 पे लाने में 7 का जो लॉस है दिखाना तुम्हें फिर भी पड़ गया। तो तुम पहले एक्सपेंस में ले आते इसको, क्योंकि अल्टीमेटली वो थे एक्सपेंस ही। आप गौर करें, कॉस्ट में सिर्फ क्या क्या जाना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पड़ा, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और एफओएच। इनसे ऐड करने के बाद जो पर यूनिट कॉस्ट आए वो सबसे बेस्ट। इसके अलावा तो है ना फिर नॉन प्रोडक्शन जो है ना वो कॉस्ट होगी, वो तो पार्ट नहीं होती कभी भी। वेरिएबल प्रोडक्शन होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन नॉन प्रोडक्शन तो नहीं लेके आ सकते ना उसमें कॉस्टिंग के हिसाब से। चलो, ये एक छोटा सा सवाल है, क्या प्लान किट का सवाल है, लेटेस्ट किट का। तीन ढूंढनी है, तीन। बी डी और ई लग रही है, बाकी बताओ। हम्म। एग्री। जी ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बी सी ई बता रहे हैं कोई, अच्छा और बताओ। बी डी ई, बी डी ई वाली भी आ गए। चलो इसका आंसर दिखाता हूँ। ये कंपनी ने आपको कुछ स्कैटर डेटा दिया हुआ है और कह रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट बना के दिखाओ। अब इसमें वो उठाओ जो ले जानी चाहिए, बाकी छोड़ दो। जी क्या आंसर आया? बी लग रहा है या बी है? एक कह रहे हैं ए, एक कह रहे हैं बी, यहाँ पे भी कह रहे हैं बी। 63 और 65।
सही है। बीडी, बी। इसका मतलब समझ लो, अच्छी बात है, समझ लिया, पूछ लिया। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हमें टायर बनाने नहीं आते, तो टायर का क्या करूंगा मैं? तो कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्डर, आउटसोर्सिंग। तो क्या ये पार्ट है प्रोडक्ट का? ऐड कर दो। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेबर है। हाँ, तो मैंने किसी और की लेबर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो उसकी थी, मेरी नहीं थी। काम वो किसके लिए कर रही है? मेरे लिए। हाँ, मैनेजर कहाँ होता है बताओ? एडमिन का पार्ट। सुपरवाइजर होना चाहिए। सुपरवाइजर कॉस्ट का पार्ट होता है। मैनेजर कहाँ से होगा? मैंने तो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। अब देखो, शराफत से एडमिन नहीं बोलता है, घुमा के एडमिन बोलता है। शराफत से सेलिंग एक्सपेंस नहीं बोलेगा, घुमाएगा उसको, सेल कमीशन दिया, मार्कअप दिया, ऐसी बातें करेगा। तो हमें मेन में नहीं आ देना चाहिए उसको, सिंपल सी बात। इसमें कोई मसला, कोई सवाल? इसको यहाँ तक रखते हैं। पहली क्लास में पढ़ाना तो नहीं था, थोड़ा सा मैंने कहा पढ़ा दो, फायदा ही है। IS2 कंप्लीट करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में ना इसी को कंप्लीट करेंगे, और 16 पे जाएंगे। IS16 प्रोबेबिलिटी प्लान में पेपर, वो इम्पोर्टेंट भी है। सही है। एक्चुअली नोट लेंगे आप? मुझे नोट हाँ, अभी तो नोट्स देने का नियत ही नहीं है। देखो, रमजान में तो ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रखी हुई है हमने, क्या करें सबके लिए ना। लेकिन मैं फिर भी पहले छोड़ दूंगा, फिर नमाज का मसला होता है ना, तो 5:15 तक छोड़ दूंगा। बहुत सारे दिन हो गए या फिर कभी भी नहीं? अभी नहीं, कभी भी, कभी भी क्यों होगी? सर, डेट वगैरह ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी तो मैंने ये सेट किया, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसमें फिर हम ईद के बाद जो है ना सैटरडे ऐड कर सकते हैं, संडे ऐड कर सकते हैं हमारे पास। सर फ्राइडे को काम सर फ्राइडे को सैटरडे कर दो फिर मेरे लिए, एक गैप आ जाएगा। मुझे कोई मसला नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा इनसे। फ्राइडे। तो थर्सडे हो गया आपका, एक एक दिन का गैप आ गया, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, फिलहाल रमजान तक। बाद में चेंज कर लेंगे उसको।